पैसा सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात, पर पैसे से बहुत कुछ होता है। नमस्कार दोस्त, सच में इसे खुलकर जी पाते हैं? ये सवाल आकर हमें परेशान करता रहता है कि क्या हम जितना कमाते और बचाते हैं वो काफी है? इन सब के जवाब में उलझकर कितनी बार हम अपना मन मारकर चलाते हैं। पर जरा सोचिए, अगर आपको ऐसा ना करना पड़े तो कुछ ऐसे ही निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हल मिलेंगे रमित सेठ की लिखी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच से, और उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे बुक का नाम बड़ा ही अलग और आकर्षक है, जैसे लगता है कि अमीर होना भी एक कला है। पर सच मानिए, किताब के आखिरी हिस्से तक पहुंचकर आपको लगेगा कि ये किस्मत से ज्यादा आपकी समझदारी और सूझबूझ है जो आपको अमीर बनाती है। लेखक के हिसाब से खाना और पैसा ये दोनों ही कुछ हद तक एक जैसे होते हैं। देखिए ना, खाते वक्त हम कितनी कैलोरी खा जाते हैं ये हमें पता नहीं होता। वैसे ही जब हम खर्च करते हैं तो हमें ज्यादातर उसका भी हिसाब नहीं होता। कैलोरीज, डाइट और वर्कआउट जैसे भारी शब्द ज्यादा समझ नहीं आते, पर बोलने और सुनने में अच्छे लगते हैं। उसी तरह पैसों के मामले में स्टॉक और इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर, इन सब के बारे में जानकारी हो ना हो, सुनने में बड़े काम के लगते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति या अमीर लोग पेशे से वित्तीय जानकार यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होते, बस उनमें पैसे को सही तरीके से कमाने और जोड़ने की समझ होती है। ये उतना मुश्किल है नहीं जितना हम और आप इसे बना लेते हैं। अब जानकारी एक ऐसा साधन है जिससे या तो हम ऊपर उठ सकते हैं या फिर और गहरी खाई में गिर सकते हैं। एक जरूरी बात यह है कि जब भी हम पैसे के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो कई बार हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके हो जाते हैं। ऐसे में हम सही समय पर सही फैसला कर ही नहीं पाते। इस बारे में बैरी शॉर्ट्स कहते हैं कि हर 10 नई स्कीम के साथ 2% ग्राहक कम हो जाते हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि जरूरत से ज्यादा जानकारी भी नुकसान करती है। लेखक का मानना है कि 35 साल की उम्र से अगर आप अपने पैसों का निवेश लगभग 10 सालों के लिए कर दें तो 65 की उम्र तक आपको बहुत अच्छी रकम मिल सकती है। पैसे के हिसाब को समझने में जितनी देर की जाएगी उतने ही कम फायदे की संभावना होती है। पर कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। इसीलिए आपको परेशान होकर हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। इस किताब में बताए गए उपाय आपकी अच्छी जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए काफी होंगे। लेखक को लगता है कि हम अपने पैसों को सही तरीके से इसलिए भी नहीं संभाल सकते क्योंकि हमने कुछ अनजान बातों को खुद पर बहुत हावी कर लिया है, जिनकी वजह से हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। इसमें अगर सबसे पहला दोषी कोई है तो वो है मीडिया यानी संचार माध्यम, जहां आपको आए दिन ऐसे तथ्य और आंकड़े सुनने और पढ़ने को मिलते हैं जो कुछ विशेषज्ञों के अनुमान पर आधारित होते हैं, और इन सबको सुनने पर दिमाग में एक कश्मकश होने लगती है। इसके बाद आती है लोगों की अपनी कुछ आदतें। ये वही लोग होते हैं जिनके पास कुछ नया और बेहतर करने के लिए नहीं होता, बस ये बहाने बनाने को तैयार होते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला बहाना, जिसके मुताबिक सारा दोष लोग अपनी आमदनी को देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो सही तरह से बचत नहीं कर सकते या उन्हें अपना मन मारकर रहना पड़ेगा। तो वहीं औरों की माने तो बहुत सारे ऐसे दोष हमारे सिस्टम में हैं जिनकी वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और बाकी तबके नीचे। कई बार लोग अपनी शिक्षा को इसका जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब स्कूल में ही पढ़ाया जाना चाहिए। यह सच है कि क्रेडिट कार्ड वाले अपना फायदा देखते हैं, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी तरह हम भी अपना अच्छा बुरा समझकर पैसे का निवेश करें जिससे हम उनसे ज्यादा फायदा कमा सकें? सब पर आरोप लगाने से बेहतर है कि हम खुद समझदार और जिम्मेदार बन जाएं। लेखक के इस किताब को लिखने के पीछे की वजह भी यही है कि हर इंसान जो शुरुआत से शुरू करना चाहता हो वो उनकी तरह ठोकरें ना खाकर अपना हर एक कदम संभाल कर चले। अभी के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जानेंगे कुछ आसान आई विल टीच यू टू बी रिच की, जिसमें बताए गए हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम अपनी मेहनत से कमाए पैसों को और बढ़ा सकते हैं। लेखक को लगता है कि हमारा डर कई बार हमें अपने पैसों से जुड़े सही फैसले नहीं लेने देता, और ये डर पूरी तरह गलत भी नहीं है। जिस पैसे के लिए हम इतनी कड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं उसको ऐसे ही कहीं भी नहीं झोंक सकते। पर फिर अगर कुछ रकम को हम निवेश के लिए बचाकर एक छोटा सा जोखिम उठा भी लें तो इससे हमें बड़ा नुकसान भी नहीं होगा और हमें सही गलत की पहचान भी हो जाएगी। इन सब के बीच में आता है वो पहलू जिसको हम चाह करके भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा। आए दिन कंपनियों के कॉल आते हैं क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारी देने के लिए, जिनको मैं और आप हम सभी अनसुना कर देते हैं ये सोचकर कि इसमें सिर्फ बैंक का फायदा है। पर दोस्त यकीन मानिए, लेखक के विचार से ये सच नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप इन क्रेडिट कार्ड के खर्चों को समय अवधि के अंदर चुका दें तो ना कोई बकाया होगा और ना ही उससे आपको नुकसान, बल्कि आप फायदे में रहेंगे
कितनी बार हम उधार लेने से डरते हैं या कुछ कारणों से बैंक भी आपको उधार या लोन नहीं दे पाते। ऐसे में कम वक्त के लिए अपने ही जमा पैसों से लिया गया उधार बुरा उपाय नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारे ऐसे इनाम भी मिलते हैं जिनसे आप अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ क्रेडिट कार्ड को गलत बताते हुए इनसे बचने की सलाह देते हैं, पर लेखक को लगता है कि जब तक आप इन पर लिए उधार को समय से चुका देते हैं तब तक क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए बुरे हो ही नहीं सकते। वैसे आपने पढ़ाई के लिए मिलने वाले उधार यानी एजुकेशनल लोन के बारे में सुना होगा। इनमें एक मुश्किल आती है कि बच्चे अपने उधार को चुकाने में नाकाम होते हैं और इसमें शिक्षा संस्थानों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कई सारे लोगों से बात करने पर लेखक को ये समझ आया कि कितने लोग पैसों का गलत तरीके से निवेश करते हैं और जिसकी वजह से उनके पैसे बढ़ नहीं पाते। इस किताब को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य भी यही था। वो लोगों की इस काम में मदद करना चाहते हैं। अब लेखक बताते हैं कि कैसे बड़े भारी शब्द जैसे एबिटा को समझने के चक्कर में लोग क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट और क्रेडिट कार्ड स्कोर के महत्व को समझना भूल जाते हैं, जबकि अगर किसी के जमा पैसों का हिसाब सही हो तो उसे वैसे भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर बड़ी बड़ी चीजें खरीद कर फायदा भी पा सकते हैं। बस क्रेडिट कार्ड स्कोर को समझने के लिए इतना ध्यान रखें कि 30% आपके खर्चों के इतिहास और नए पुराने क्रेडिट कार्ड के खर्चों से बनता है आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर। इसके बाद बारी आती है क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट की, जिसमें आती हैं आपकी कुछ जरूरी जानकारियां, सभी क्रेडिट कार्ड्स की सूची, किससे किसको कितना पैसा दिया गया है, लेट फीस यानी विलंब शुल्क और लिए गए उधार। अब आप ही बताइए, इन दोनों ही पहलुओं पर नजर रखना कितना मुश्किल है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बड़े लाभ दे सकता है, इसलिए इनकी ताकत को समझिए और बिना देरी आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अमीर लोगों और बाकी लोगों में एक बड़ा फर्क होता है कि वो बाकियों से पहले ही दिमाग में तैयारी कर लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो खाली हाथ ना हो। अब क्रेडिट कार्ड्स के बारे में इतना जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर बैंक वालों के पास तो इतने सारे तरह के क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, उनमें से अपने लिए बेहतर कार्ड कैसे चुने? तो लेखक ने इसका भी एक आसान उपाय बताया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि कभी भी सिर्फ सामने आ रहे किसी भी क्रेडिट कार्ड को बिना समझे ना लें। हमेशा वही कार्ड चुनें जिससे आपको फायदा सबसे ज्यादा मिल रहा हो और एक अच्छा कार्ड लेने के बाद उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करें। इसके बाद अगला पड़ाव आता है आपके क्रेडिट कार्ड संबंधित कुछ खास बातों को ध्यान में रखने का, जिससे आप सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकें। लेखक ने बार बार इस बात को समझाया है कि अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई उधार बकाया न रखें जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। दूसरा, अपने वार्षिक शुल्क को माफ करने के लिए जरूर बात करें और सिर्फ वही कार्ड चुनें जिस पर कोई शुल्क ना हो। तीसरा, अपने कार्ड पर बन रहे वार्षिक ब्याज दर को कम से कम करवाने की कोशिश करें। अपने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा समय के लिए काम में रखें ताकि आपकी क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट अच्छी रहे और आप उस पर उधार ले सकें, वो भी कम ब्याज दर में। क्रेडिट कार्ड पर जमा धनराशि को बढ़ाएं, पर यह सिर्फ तब करें जब आप किसी कर्जे में ना डूबे हों। और आखिरी है आपको इन कार्ड्स पर मिलने वाले फायदे, जिनसे आप बीमा, बाहर घूमने फिरने के खर्चे और अपने वार्षिक शुल्क चुका सकते हैं। ऐसे में अगर आप एक आकलन करें तो क्रेडिट कार्ड्स आपके कितने काम आ सकते हैं ये समझना बहुत आसान है। बस चाहिए थोड़ी सी जानकारी और जागरूकता। इस भाग में बस इतना ही। अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए अनुभव हमारे साथ साझा करें और आपने उनसे कैसे फायदे उठाए ये भी हमें बताना ना भूलें। तो बने रहिए मेरे यानी पीयूष के साथ आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। दोस्तों, लेखक एक बात कहते हैं कि उधार भी दो तरीकों के होते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन सच कहूं तो उधार किसी भी हाल में आपको सुकून से रहने नहीं देता। लेखक के हिसाब से जानकारी ही काफी नहीं है, नजरिया एक बहुत बड़ी चीज है जिसको मनी साइकोलॉजी या पैसे से जुड़ी सोच भी कह सकते हैं। इस सोच के पीछे बचपन से सिखाई गई बातें हैं। इंसान में हमेशा दूसरों से मुकाबला करने की आदत होती है, इसलिए अगर दूसरे हमसे ज्यादा कर्ज में डूबे हैं तो हम बेफिक्र रहते हैं। बड़े उधार को चुकाने के लिए छोटी कोशिश तो समझ ही नहीं आती। ब्याज देना किसी वार्षिक शुल्क जैसा ही लगता है, इसीलिए उस पर आंख बंद करके पैसे खर्च करते रहते हैं। और एक बड़ी गलत मानसिकता है कि सारे क्रेडिट कार्ड वाले सिर्फ ग्राहक को फंसाना चाहते हैं, जिस वजह से क्रेडिट कार्ड्स तो शुरुआत से ही हमें दुश्मन लगने लगते हैं। कई बार अपने ही पैसों का हिसाब ठीक से पता नहीं होता। अब ऐसे में क्या और कितना है ये भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सभी आदतों में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई भी जानकारी आपको अमीर नहीं बना सकती। सालों पुराने तरीके ही आज भी अपनाए जाते हैं, नतीजा जहां कल थे वहीं आज भी पाए जाते हैं। वैसे जब कुछ समझ ना आए तो किसी की मदद लेना बुरी बात नहीं होती। लेखक एक तरीका बताते हैं जिससे आप अपने उधार को आसानी से चुका सकते हैं। मान लीजिए जिससे कर्ज लिया हो, क्यों ना उससे बचने की जगह अपनी परेशानी बताई जाए।
कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे अपने बकाया पैसे 5 साल की जगह 10 साल में चुकाए जा सकते हैं या नहीं। आप चाहें तो रकम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उधार देने वाले से ही जानकर आप बकाया पैसे आसानी से चुका सकते हैं। सोचिए, एक फोन कॉल पर आप कितना कुछ हल कर सकते हैं, है ना। लेखक अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहां के लोग अपनी बिल्कुल निजी बातें बता सकते हैं पर अपने उधार के बारे में कभी बात नहीं करते। इसके पीछे है उनकी हिचकिचाहट। वहां सभी लोग बहुत हद तक उधार पर ही जीते हैं। अमेरिका वैसे एक अमीर देश है, पर वहां लोग हर महीने सबसे कम रकम जमा करके भारी ब्याज दर भी चुकाते हैं, और यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक मुसीबत बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड पर चढ़ रहे उधार को तेजी से चुकाना चाहिए, क्योंकि जितना उधार बाकी रहेगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। क्रेडिट कार्ड स्कोर भी खराब होगा और आप शांति से जी भी नहीं पाएंगे। आप जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा रकम चुकाते हैं उतना ही कम इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है, और उधार भी वक्त से पहले ही खत्म हो जाता है। इस भाग में लेखक ने 5 ऐसी जरूरी चीजें बताई हैं जिनसे आप अपने पैसे जल्दी और आराम से चुका सकते हैं। सबसे पहले अपने हिसाब को पक्का करें। मतलब ये कि कितना कहां बकाया है ये नोट करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। दूसरा, पहले किस उधार को चुकाना जरूरी है ये जानना जरूरी है। अब कई लोग छोटे कर्ज को चुकाना सही समझते हैं तो कुछ बड़े कर्ज को। वैसे तो ये आप पर निर्भर करता है, पर लेखक के सुझाव अनुसार पहले छोटे कर्ज को चुकाकर खुद को हिम्मत दें। धीरे धीरे बड़े कर्ज को भी ऐसे ही चुकाएं। तीसरा है अपने वार्षिक ब्याज दर को कम करने की कोशिश करना। आखिर सारा खेल ब्याज का ही तो है। लेखक कहते हैं कि आप कोशिश करें, पर हर बार आपके हिसाब से ब्याज दर कम हो जाए ये जरूरी नहीं, पर एक 5 मिनट की बातचीत करने में कोई बुराई भी नहीं है। चौथा है अपने पैसे चुकाने के साधन को समझना। अपने उधार को चुकाने के लिए या तो एक खाते से दूसरे में पैसे जमा कर सकते हैं या किसी और उधार से पिछले उधार को चुका सकते हैं। लेकिन लेखक इन दोनों ही रास्तों को अच्छा नहीं मानते। उनका कहना है कि अपने खर्चे पर अंकुश लगाना सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी सिर्फ जरूरी चीजों पर ही पैसे खर्च किए जाने चाहिए। ये तरीका सुनने में भले ही उतना मजेदार ना हो, पर काम तो ये ही करता है। 5वां और आखिरी काम है आज से शुरुआत। जितना वक्त बर्बाद किया जाए उतना ही बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सबसे पहले बिना समय गंवाए अपने उधार को चुकाना शुरू करें। अमीर होने का कोई आसान तरीका नहीं है, पर 6 हफ्तों में आप पैसे को सही तरीके से संभालना सीख सकते हैं, जिसके लिए पहले हफ्ते में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर और रिपोर्ट को समझें। अगला है अपने क्रेडिट कार्ड का शुल्क माफ कराएं, या अगर आप एक नया कार्ड लेना चाहते हैं तो उस काम में लग जाएं। इसके बाद हर महीने अपने खाते से पैसे कटवाएं ताकि कोई भूल चूक ना हो। चौथा, अपने उधार को चुकाने के लिए 1 हफ्ते का समय लेकर बिना देर उसे चुकाने में लग जाएं। यह आखिरी काम आपको राहत देगा और आप अपने पैसे की कीमत समझ पाएंगे। तो इस भाग में हमने सीखा कि क्रेडिट कार्ड और उस पर बकाए उधार को हम कैसे कम कर सकते हैं। आगे के भाग में हम पैसे और बचत से जुड़े कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे आंखें दिल का हाल बताती हैं, वैसे ही आपका खाता आपकी जेब का हाल से संबंधित बातों को जाना। उधार चुकाने के लिए कुछ छोटी मगर जरूरी बातों पर चर्चा की, और इस भाग में हम जानेंगे कुछ बैंक खातों के बारे में। बैंक खाता सुनकर आपको लग सकता है कि ये जानकारी तो सबके पास होती है, तो इस गलतफहमी को दूर करने का समय आ गया है। लेखक बताते हैं कि आज ज्यादातर लोगों के पास बैंक खाते होते हैं और उनकी ठीक ठाक जानकारी भी होती है, पर हमारे लिए कौन से खाते का क्या महत्व होना चाहिए ये समझना बेहद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि बैंकों को तो हमेशा से ही नासमझ ग्राहक अच्छे लगते हैं, जिनको जैसा बता दो वो बस वैसे मान लें। पर यहाँ पर बात आती है ग्राहक की जागरूकता की। सिर्फ एक अच्छा अनुभव एक बैंक को अच्छा नहीं बना सकता। Amazon कंपनी के CEO जेफ बेजोस का मानना है कि एक अच्छा अनुभव हर ग्राहक को आपकी ओर खींचता है। ऐसे में लोग एक दूसरे से जब किसी कंपनी की तारीफ करते हैं तो वहां ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। अक्सर बैंक चुनते समय भी हम सिर्फ वहां पर काम करने वाले लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। सालों से एक ही बैंक से जुड़े होने की वजह से लोग नए बैंक में खाता नहीं खोल पाते। लेखक ने फिर दोहराया है कि पुराने तरीके बदलने में कोई नुकसान नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपका बैंक आपसे बिना बात पैसे ऐंठने के तरीके ढूंढता है और आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उस बैंक खाते को बंद कर दें। एक शख्स से बात करने पर लेखक को पता चला कि वो अपने बैंक से नाखुश थे, पर वहां 8 खाते खुले होने की वजह से वो उस बैंक को छोड़ नहीं पा रहे थे। उनके लिए नया बैंक ढूंढना बहुत समय बर्बाद करने वाला काम हो जाता।
लेखक को लोगों की ये आदत बिल्कुल समझ नहीं आती। उनका कहना है कि अगर आप एक दिन भी सोचकर इस काम पर लग जाएं, तो थोड़ी सी कोशिश से ही बात बन सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि सही बैंक ढूंढना एक बड़ा काम है, तो वहीं कुछ लोग अपने पहले खाते से इतना लगाव रखते हैं कि उसे और उस बैंक को कभी नहीं छोड़ पाते। अब इन सभी बातों से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेखक यहाँ बताते हैं कि दो तरह के बैंक खाते होते हैं। एक आपका चालू खाता जिसे करंट अकाउंट कहते हैं, और दूसरा बचत खाता यानी कि सेविंग्स अकाउंट। चालू खाता यानी करंट अकाउंट आपके रोजमर्रा के खर्चे उठाता है। इससे आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड जोड़ सकते हैं, और इनमें सबसे पहले भारी शुल्क लगाए जाते हैं। इनके लिए भी लेखक के पास कुछ उपाय हैं, जिन पर बात होगी आगे के भाग में। आपकी बचत से जुड़ा होता है आपका बचत खाता, जिसे हम सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। इस खाते से वैसे तो कोई पैसे नहीं उठाता, पर जरूरत पड़ने पर कुछ धनराशि उठाई जा सकती है। इनमें रखे पैसे 1 से 5 साल तक के लिए अलग से बचाए जा सकते हैं। अब ये तो वो बातें हैं जो आप में से शायद कई लोग जानते हो, पर जो आप नहीं जानते हैं वो ये कि इन दोनों खातों को हमेशा अलग बैंकों में खोलना चाहिए। बिना मोल भाव के तो आप सब्जी नहीं खरीदते, फिर बैंक खाता कैसे खोल सकते हैं? हमेशा बैंकों के ब्याज दर और शुल्क की तुलना करके देखें। जिस जगह चालू खाता हो उसी जगह कोई और खाता ना खोलें। अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए उस चालू खाते को इस्तेमाल करें और बड़े निवेश के लिए बचत खाते को। एक बैंक ग्राहक ने लेखक को बताया कि उनके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वो उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, एक ही जगह सारे खाते खोल रखे थे। लेखक इस बात पर कहते हैं कि जितना कम पैसे उतनी ही आसानी से आप जोखिम उठा सकते हैं, और धीरे धीरे आपको कुछ मुनाफा भी होने लगेगा। इसलिए किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें। अच्छी आदतें हमेशा फायदा ही देती हैं। आगे अपनी बात को समझाते हुए लेखक ने 3 तरह से बैंक खाते खोलने की बात कही है। पहले, जहां पर आप एक ही बैंक में दोनों तरह के खाते खोलते हैं। आज शायद ही कोई होगा जिसके पास ये सुविधा नहीं होगी। इस व्यवस्था में भी आप बैंक से सभी शुल्क माफ करने की बात कर सकते हैं। दूसरा है थोड़ा समझदार लोगों के लिए, जैसे कि आप। इसमें आपको चालू खाता किसी भी पड़ोस के बैंक में खोलना है, जहां आप पर अलग से कोई शुल्क न लिया जाए, और बचत वाला दूसरे बड़े बैंक में, जहां से आपको ज्यादा मुनाफा हो। और इस तरह जरूरत पड़ने पर आप अपने चालू खाते से बचत खाते में पैसे भी जमा कर सकते हैं। तीसरा है वो जिसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, पर उस मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। इसमें आप दोनों ही खाते 2 अलग अलग बैंकों में खोल सकते हैं, ताकि आप दोनों जगह से ही सुविधाओं का लाभ उठा सकें। वैसे यहाँ पर तो लेखक आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगले भाग में अपने बैंक खातों के बारे में भी बताएंगे। हाँ, कुछ बैंक खातों के बारे में, जिसके साथ लेखक ने एक सुझाव भी दिया कि चालू खाता और बचत खाता हमेशा अलग अलग बैंक में खोलने चाहिए। इस भाग में वायदे के हिसाब से लेखक ने अपने खातों के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि उनके 2 खाते हैं और दोनों ही ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े हैं। चालू खाते से लेन देन के लिए वो बैंक की ऐप की मदद लेते हैं। बाकी एक बचत खाता है जो एक दूसरे बैंक की ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ा है, जिससे वो पैसे सिर्फ किसी बड़ी चीज के लिए ही निकालते हैं। अपने छोटे बड़े खर्चे अपने क्रेडिट कार्ड और एटीएम से ही करते हैं, और उनके लिए हर महीने अपने चालू खाते में पैसे जमा भी करते रहते हैं, जिससे उन्हें अच्छे क्रेडिट स्कोर और उससे जुड़े इनाम भी मिल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि गलती सबसे होती है, उनसे भी हुई है, पर समझदार लोग अपनी गलतियां दोहराते नहीं हैं। सालों तक खाता धारक होने के बाद भी वेल्स फार्गो ने उसे बंद कर दिया। वजह सिर्फ ये कि वहां पर किसी भी बहाने से ग्राहक को कोई ना कोई शुल्क देना ही पड़ता था। उनके हिसाब से अगर आपका बैंक एक न्यूनतम राशि खाते में रखने की पाबंदी लगाए या हर चीज पर शुल्क ले, तो ऐसे बैंक को छोड़ देना ही सही है। लेखक कुछ ऐसे दांवपेच के बारे में बताते हैं जिनसे अक्सर ग्राहक बैंक वालों की बातों में आ जाते हैं। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि आपने भी इनमें से कुछ जरूर सुने होंगे। पहला है टीजर रेट्स, यानी 2 महीने के लिए आरक्षित ब्याज दर। इनसे हमेशा दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि खाता सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं खोला जाता और लंबे समय तक ब्याज दर एक जैसे नहीं रहते। दूसरा है न्यूनतम राशि का नियम। इसमें अपने खाते को जीवित रखने के लिए एक तय राशि का होना जरूरी है, वरना कई बार पैसे काट लिए जाते हैं। इसके बाद आती है खास खातों की बारी, जिसमें थोड़ा सा शुल्क बढ़ाकर कुछ अधिक सुविधाएं दिखाई जाती हैं। इन सुविधाओं से अगर आपको सच में कोई फायदा लगे, सिर्फ तभी उस खाते को खोलें। चौथा ये कि कई बार आपसे सुविधाएं बताई ही नहीं जाती या पूछे जाने पर मना कर दी जाती हैं। ऐसे में अपने लिए जो सही बैंक हो वही चुनें, मजबूरी में कोई फैसला ना लें। और आखिरी बात यह है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो बिना जरूरत उसे ना लें। इन सभी तरकीबों से अगर आप खुद को बचा लें तो यकीनन आपको नुकसान नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से आपका बैंक सुविधाजनक ना लगे तो ऐसे में उसके पीछे भागना कतई नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर उसकी वेबसाइट ना हो या फोन और ईमेल के जरिए आपके काम ना हो पाए, तो ऐसे बैंक में खाता ना खोलें।
बैंक से पैसे निकालने और एक खाते से दूसरे में जमा करने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। इससे ग्राहकों का समय भी बचता है और कोई चिंता भी नहीं रहती। एक तरकीब के बारे में लेखक बताते हैं जिससे आप अपने खाते को शुल्क मुक्त कर सकते हैं। यकीन ना हो तो एक बार सुनकर देख लीजिए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बैंक कर्मचारी से बात कीजिए अपने खाते को वार्षिक शुल्क मुक्त खाते में बदलने के लिए। इस पर सबसे आसान जवाब आएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है अभी। अब यहां से आपको थोड़ा दिमाग लगाते हुए पूछना है कि जैसे बाकी बैंक ऐसे शुल्क मुक्त खाता खोलने दे रहे हैं, वैसे ही कोई और उपाय है या नहीं। लेखक की माने तो 80% बात यहीं सुलझ जाती है। और कभी अगर कर्मचारी ना माने तो उसके बॉस से पूरी बात फिर से करें। अपने सालों पुराने ग्राहक को कोई भी खोना नहीं चाहता, इसलिए आपकी बात मान ही ली जाएगी। इससे आप बेहतर बचत भी कर पाएंगे और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च भी कर पाएंगे। कुछ चालू खाते ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको जितना फायदा नहीं मिलता उससे अधिक आपके पैसे शुल्क के तौर पर काट लिए जाते हैं। ऐसे में हमेशा कोशिश करें इन्हें बचाने की। बस एक फोन कॉल करने से ना बचें। इस पर लेखक अपने दोस्त का एक किस्सा सुनाते हैं। लेखक के दोस्त को 4 महीने लग गए अपना एटीएम पासवर्ड बदलवाने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बात करने में अजीब लग रहा था। सोचिए, सिर्फ एक बार बात करने से शायद कितना वक्त बच जाता। एक रहस्य की बात यह है कि हर बैंक के पास कुछ जमा राशि होती है जिसे वो अपने ग्राहकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जानकारी का आपके पास होना बेहद जरूरी है। याद रखिए, अच्छे और पुराने ग्राहक बैंक को भी पसंद होते हैं, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अब पहले हफ्ते में आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स को संभालना था और दूसरे हफ्ते में बारी है आपके खाते की। सबसे पहला काम है एक चालू खाता खोलने का या पुराने खाते को देखने समझने का। दूसरा काम है अपने बचत खाते के लिए किसी अच्छे ब्याज दर वाले बैंक को ढूंढने का। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। तीसरा है चालू खाते में लगभग 1 महीने के खर्च के पैसे रख दें और बड़ी रकम अपने बचत खाते में जमा करें। इस दूसरे हफ्ते में आप अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस भाग को सुनने का काम तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन अब बारी है आपकी। तो अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करिए कमेंट सेक्शन में लिखकर और बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा। बाकी अगले भाग में आपके लिए और खास जानकारियां हैं तो हमारी द्वारा लिखी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। दोस्तों, लेखक अपने बचपन को याद करके कहते हैं कि कितने भी नंबर आ जाएं, पर मजाल है कि मम्मी पापा खुश हो जाएं। कुछ न कुछ कमी निकल ही आती थी। कुछ ऐसा ही आज उन्हें महसूस होता है जब वो लोगों को कम मेहनत करते देखते हैं। यहाँ मेहनत से उनका मतलब है पैसों पर मेहनत। आपको याद होगा कि पिछले भाग में हमने कुछ खातों के बारे में सुना, पर इस भाग में लेखक ने उससे जुड़ी कुछ बातें भी साझा की हैं। सबसे पहले, पैसे को सिर्फ एक खाते में जमा रखने से उस पर कुछ खास फायदा नहीं मिलता, इसलिए अगर जल्दी ही बड़ा मुनाफा कमाना हो तो पैसों का सही निवेश जरूरी है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर बचत पर मिलने वाला ब्याज कम मुनाफा क्यों देता है? इसको समझने के लिए हमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन को समझना होगा। हर साल विश्व स्तर पर महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ब्याज दर कम होना आम बात है। ऐसे में अगर आप पैसों को बचत खाते में रख देते हैं तो उन पर जो ब्याज दर मिलती है उससे आपको कोई खास फायदा नहीं होता। वहीं अगर बात निवेश या इन्वेस्टमेंट की हो तो पैसों में फायदे की गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें ना तो निवेश के बारे में कुछ पता है, ना ही उसमें कोई दिलचस्पी है। पर कुछ लोग पैसे खोने से डरते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य से ज्यादा पैसे खत्म होने से डरते हैं। ये डर हमें एक उम्र के बाद ही सताता है, पर जब हम कम उम्र के होते हैं तब हम कुछ करना नहीं चाहते। लेखक के हिसाब से 25 साल से कम उम्र के लोग सिर्फ उन खाना बनाने वाले शोज को देखना पसंद करते हैं जिनसे वो खुद कुछ नहीं सीखते। वहीं 25 से 34 की आयु वाले जैसे तैसे बचत तो कर रहे हैं, पर उन्हें अभी भी इसकी कीमत नहीं पता। अब आते हैं 35 से 44 साल वाले लोग, जिनमें जागरूकता अब आई है और वो बचत का महत्व समझ चुके हैं। सबसे आखिरी में 45 से 54 की उम्र के लोग आते हैं, जिन्हें अब अफसोस है कि वो वक्त रहते कुछ नहीं कर पाए। वैसे इनमें से आप किस श्रेणी में आते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिएगा। लेखक को लगता है कि लोगों में प्रेरणा की कमी है। ज्यादातर सभी अपने काम में व्यस्त हैं या कम जागरूक। अगर किसी भी तरह से उन्हें प्रेरित किया जा सके तो कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अब तक सभी भागों में हमने कई तरह के तर्क सुने जिन्हें देकर लोग बचने की कोशिश करते हैं, पर लेखक को लगता है कि ये सब कुछ ना करने के बहाने हैं। या तो हालात आपको बदल सकते हैं या आप हालात को, ये ध्यान रखिए। अभी आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। 40 की उम्र तक पहुंचते ही लोगों को अक्सर अपने रिटायरमेंट के बाद की चिंता सताने लगती है। YouGov सर्वे के अनुसार 40% अंग्रेजों को लगता है कि उनके पास कार्यमुक्त होने के बाद पैसे नहीं बचेंगे। वहीं 42% लोगों को लगता है कि उन्हें काम करते रहना होगा। बचे 6% के पास ही रिटायरमेंट के बाद के पैसे होते हैं।
लेखक बताते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के 94% अमीर अपने दम पर उस जगह पर पहुंचे हैं, यानी बेतहाशा मेहनत और पैसों की बचत के साथ सही निवेश से वो अमीर बन पाए हैं। एक और सर्वे के मुताबिक 83% अमीर लोगों ने छोटी छोटी बचत करके पैसे कमाए हैं। इस सब से लेखक का मतलब एक कॉफी पर बचत करना नहीं है, इसके लिए अनुशासित बचत और लगातार निवेश करना जरूरी है। कभी अगर सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया देखें तो आपको वहां पर बहुत सारे अमीर लोग दिखेंगे। कहीं कोई कुछ लजीज खा रहा है तो कोई विदेश घूमने जा रहा है, पर वो उस मकाम तक पहुंचे कैसे, ये कोई नहीं बताता। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक 1950 के मुकाबले आज अमेरिकन लोग ज्यादा दुखी हैं। लेखक अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि जब वो महीने के सिर्फ 50 पाउंड कमाते थे तब भी उन्हें निवेश से फायदा होता था, और जब रकम बढ़कर 5000 पाउंड हो गई तब भी। एक बार पैसों का सही निवेश हो जाए तो आप सोते जागते अपने आप अमीर बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक निवेश खाता खोलिए। उसमें पैसे लगाने के बाद आप अपने आप स्टॉक मार्केट को समझने लगेंगे और धीरे धीरे ही सही आपको फायदा भी होने लगेगा। अपने मुनाफे को कई बार इस्तेमाल करके आप अपने जमा धन को और बढ़ा सकते हैं। निवेश खाता खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है और न ही आपको इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ, कोशिश करनी है कि शुल्क मुक्त खाता ही खोला जाए। निवेश खाता आपके सफर का पहला कदम होगा, इसलिए अगले कदम पर क्या करना है ये जानेंगे अगले भाग में। वैसे आपने कभी निवेश खाते के बारे में सोचा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए शुरुआत हमेशा नीचे से ही करनी पड़ती है। इस ख्याल के साथ हाजिर हूं मैं, यानी कि आपका दोस्त पीयूष। में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच, और इसके लेखक हैं रमित सेठी। अब तक हमने जाना कि हर तरह के खाते का अपना अलग महत्व है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पर बता दूं कि इसके लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, बल्कि 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरा करने से आपका पैसा जल्दी बढ़ने लगेगा। पहला है, अपने दफ्तर में ही पेंशन की योजना में पैसे जोड़ना शुरू कर दें। कई बार आपकी कंपनी भी आपके कदम को देखते हुए उस पेंशन खाते में उतने पैसे जमा कर सकती है जिसे हम मैच्ड पेंशन भी कहते हैं। लेखक के हिसाब से इस योजना का फायदा सबको लेना चाहिए। दूसरा, अपने क्रेडिट कार्ड पर लिए उधार को जल्दी से चुकाएं। अपने कार्ड पर चढ़ रहे उधार और ब्याज को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा, स्टॉक मार्केट में निवेश। इसके बारे में किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, लेकिन कोशिश हो कि स्टॉक्स को समझकर इनसे फायदे कमाए जाएं। चौथा, अगर आपके पास इन तीनों चीजों के बाद भी पैसे बच जाएं तो उन्हें अपने पेंशन खाते में जमा कर लें। इसमें आपकी कंपनी का ना सही, आपका खुद का पैसा भी जमा हो सकता है। पांचवा और आखिरी है, आपके बचे हुए उधार को चुकाने का काम। इसको चुकाने के लिए अगर थोड़ा और पैसा बचा हो तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। कोशिश होनी चाहिए कि कभी भी कोई उधार बाकी ना रहे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कम उम्र से ही पेंशन योजना की क्या जरूरत है? इसका सीधा जवाब है बचत। ये वही बचत है जिसको करने से आपको और भी कई सारे फायदे हैं। जैसे सभी अपने टैक्स में छूट चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, पर अगर आप अपने पैसे पेंशन योजना में लगाएं तो आपको पैसा जमा करते समय टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और जब आप पैसे निकालेंगे तो कुछ ही % टैक्स लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब तक आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने पैसे को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक तरीके से कटने का आदेश दें तो आपके पैसे खुद ब खुद कटकर आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएंगे। इससे लेखक के अनुसार ना आपको पैसे मिलेंगे और ना आपको उनको खर्च करने से बचाना पड़ेगा। पर देखिए, अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए अगर फायदे हैं तो कुछ उसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियां भी होंगी। बहुत सारे लोग ये सोचकर डरते हैं कि कहीं उन्हें किसी बड़े खर्चे के लिए पैसे न लगाने पड़ जाएं। ऐसे में पेंशन के चक्कर में उनके पैसे फंस जाएंगे। दूसरी चिंता यह है कि पैसे निकालते समय थोड़ा भारी टैक्स जमा करना पड़ेगा, जिस पर लेखक का मानना है कि आज से 30 साल बाद मिलने वाला मुनाफा उस टैक्स से फिर भी बहुत ज्यादा होगा। आज के दौर की आपाधापी को ध्यान में रखते हुए नौकरियां झट से खत्म हो जाती हैं। ऐसे में नौकरी बदलने से पेंशन का क्या हाल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, इस परेशानी के तो 3 ही हल हैं। एक ये कि आप अपनी पिछली कंपनी में ही अपने पेंशन को चलाते रहिए। दूसरा ये कि अपनी पेंशन को नई कंपनी में बदलवा लें, और मैच पेंशन के चलते हो सकता है आपको नई जगह फायदा भी मिल जाए। तीसरा है कि अपने एक अलग निजी खाते का इंतजाम करवाएं। ये सिर्फ तभी करना उचित है जब आपकी पिछली कंपनी बंद होने के कगार पर हो। लेखक ने एक नए विषय के बारे में बात भी की है। इसे कहते हैं रोबो एडवाइजर्स। ये आपके वो सलाहकार हैं जो सिर्फ गणित लगाकर आपको सही और सटीक सलाह दे सकते हैं, बस एक जीवित इंसान नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने। कुछ कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको निवेश के लिए सही जानकारी देती हैं। इनमें वैसे कुछ बुरा नहीं है, पर लेखक को रोबो एडवाइजर्स की कुछ बातें समझ नहीं आती। पर उससे पहले इनके अच्छे पहलुओं पर बात करते हैं। रोबो एडवाइजर्स आपके फोन और लैपटॉप पर आसानी से घर बैठे आपको सलाह दे सकते हैं।
जिससे किसी तरह की कोई देर ना हो। इनके द्वारा किए गए निवेश का शुल्क काफी कम होता है, ये यूं मान लें कि सबसे कम होता है। बस एक चीज है जो इनमें ठीक नहीं, और वो है इनके कुछ दावे। एक ऐसा ही दावा है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, जिस पर आधारित कोई भी फैसला बहुत फायदेमंद नहीं होता। यानी ये आपके निवेश का एक छोटा सा हिस्सा है, पर सिर्फ इसे ध्यान में रखते हुए आप निवेश के लिए खाता नहीं चुन सकते। अब तक हमें 2 हफ्तों में क्या करना है ये पता चल चुका है। अब बारी है तीसरे हफ्ते की। सबसे पहले अपने काम की जगह का पेंशन खाता समझें। अपनी एचआर टीम की मदद से फॉर्म्स को अच्छे से पढ़कर ये तय करें कि आपको उस खाते में कितने पैसे जमा करने हैं। क्या आपको कंपनी की तरफ से कुछ मिल रहा है या नहीं। अपने पिछले उधार को समझिए और उन्हें चुकाने में जुट जाइए। तीसरा, अपने पैसे को स्टॉक्स में लगाने का उपाय ढूंढिए। पैसे चाहे कितने भी हों, आपको अपने लक्ष्य पर अड़े रहना है। एक बार ये खाते खुल जाएं, फिर आपकी किस्मत का ताला भी अपने आप खुल जाएगा। इस भाग में हमने पेंशन योजना और कुछ नए शब्द जैसे रोबो एडवाइजर्स और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में जाना। इन शब्दों के जाल से बाहर आकर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी इरादा पक्का हो तो सब कुछ मुमकिन है। ये भाग आपके जीवन में क्या नई सीख लेकर आया, इसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़े, ये जरूरी नहीं है। अब तक के सभी भागों में हमने बचत करने के बारे में सुना। कभी किसी खाते का जिक्र हुआ तो कभी पेंशन योजना और स्टॉक्स में निवेश का। पर इस भाग में जो खास है वो ये कि अगर बचत जरूरी है तो ठीक वैसे ही खर्च करना भी जरूरी है। बस कहां करना है, किस पर करना है और कैसे करना है, इसकी समझ होनी चाहिए। लेखक को लगता है कि वो विशेषज्ञ जो ये कहते हैं कि पैसे बचाना समझदारी है, उनसे बड़ी गलत सलाह शायद ही कोई दे सकता हो। लेखक के हिसाब से हमें बचत करना तो बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन ठीक तरह से खर्च करना नहीं। कितनी बड़ी बात, कितनी आसानी से समझी जा सकती है। अगर आप पैसे किसी मनपसंद चीज पर खर्च करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, चाहे वो जूते, कपड़े, खाना पीना या घूमना फिरना हो। वो कुछ भी क्यों ना हो, उस पर निसंकोच पैसे खर्च करिए। लेकिन जिस चीज के लिए मन में थोड़ा सा भी शक हो उसको रहने दीजिए। उस पर पैसे खर्च नहीं बर्बाद किए जाते हैं। लेखक की इस विषय में रुचि और जानकारी देखते हुए उनके दोस्त पैसे खर्च करने की बात उनके सामने नहीं करते। वजह है उनका डर। उन्हें लगता है कि शायद लेखक उन्हें डांट लगाकर पैसे बचाने की सलाह देंगे। पर इस पर लेखक को अफसोस होता है कि काश उनके दोस्त और सभी सुनने वाले इस अंतर को समझ पाते कि अपनी खुशी के लिए अगर कुछ पैसे जेब से देने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक एक बात याद दिलाते हैं कि बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत किसी में भी नहीं होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खर्चा करना ही नहीं है। जो लोग बजट बनाने की बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि बजट से कभी कुछ नहीं होता। bankrate.com के 2015 के सर्वे की माने तो 82% अमेरिकी लोगों ने एक बजट बनाया था, पर उसका उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि आपके आसपास रहने वाले 10 में से 8 लोगों को जब छोटी और आसान बातों की जानकारी नहीं होती तो वो बजट कैसे बना सकते हैं। इस भाग में लेखक कुछ बहुत बड़े अंतर बताते हैं कंजूस स्वभाव के लोगों और समझदारी से खर्च करने वाले लोगों के बीच में। कंजूस लोग हमेशा चीज की कीमत पर ध्यान देते हैं, वहीं समझदारी से खर्च करने वाले चीज की अहमियत पर। कंजूस लोग हमेशा हर चीज को सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ समझदार लोग अपनी पसंद की चीजों पर खुल के खर्च करते हैं। और एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि कंजूस लोग सिर्फ कम समय के फायदे सोचते हैं, पर समझदार लोग दूरदर्शी होते हैं। लेखक के हिसाब से ये सिर्फ हमारी समझ का दोष है। अपने कुछ दोस्तों के बारे में लेखक ने बताया भी है कि वो बचत के साथ अपने ऊपर अच्छे खासे पैसे भी खर्च करते हैं, पर उनमें और बाकियों में कुछ तो बहुत ही अलग है। अपनी दोस्त लीजा के बारे में लेखक ने बताया कि वो सालाना 3,07,000 के करीब पैसे अपने जूतों पर खर्च करती हैं। लगाना झटका। ऐसे ही उन सबको लगता है जो लीजा की इस आदत के बारे में सुनते हैं, पर लेखक को लीजा का ये खर्च करना बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। दोस्त है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लीजा साल में लाखों रुपए कमाती है। एक छोटे से कमरे में एक दोस्त के साथ रहती है। उन्होंने अपने पैसों के लिए अलग अलग जगह निवेश कर रखे हैं और अपनी कंपनी की पेंशन योजना में भी पैसे बचा रही है। ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है? साल में 3 लाख रुपए अपने एक शौक के लिए तो खर्च किए ही जा सकते हैं, है ना? लीजा ने शायद इतनी समझदारी से पैसे बचाए हैं कि उन्हें आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेखक के दूसरे विचित्र दोस्त हैं जॉन। वो सिर्फ पार्टी करने में यकीन रखते हैं, इसीलिए हर साल लगभग 15 से 16 लाख रुपए खुद पर खर्च करते हैं। वैसे लीजा की तरह ही जॉन का भी वेतन लाखों में है, पर इतना सारा पैसा खुद पर खर्च करने की हिम्मत उन्हें अपनी बचत से आती है। जॉन भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं, किसी फजूल खर्च में नहीं पड़ते और दूसरों के दबाव में कुछ नहीं करते। अपने दफ्तर भी बस से जाते हैं ताकि आने जाने में पैसे बचें। जॉन के पास समय बिल्कुल नहीं होता।
इसलिए उन्होंने स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सिस्टम करवा रखा है, जिससे पैसे अपने आप समय से कटकर उनके बचत खाते में और अन्य जगह जमा हो जाते हैं। इसके बाद आती है लेखक की तीसरी दोस्त जूली। वैसे ये कोई अनोखा शौक नहीं रखती। जूली एक लाभ निरपेक्ष संस्था यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। उनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है, पर वो लेखक के बाकी दोस्तों के मुकाबले ज्यादा पैसे बचाती हैं। इसके लिए वो कोई अलग से खर्च नहीं करती, हर चीज का मोल भाव करके ही उसमें पैसे लगाती हैं, और अगर जरूरत ना हो तो बाहर भी नहीं जाती। ये सब वो अपने मन से करती हैं। बाहर खाने की जगह घर पर पकाकर पैसे भी बचा लेती हैं। इस सब का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मस्ती मजा नहीं करती। जूली सिर्फ अपने लक्ष्य को बाकियों से बेहतर समझती है। इन 3 दोस्तों के उदाहरण ये समझाने के लिए काफी हैं कि हमें पैसे बचाने के साथ उन्हें ठीक से खर्च करना भी आना चाहिए। इस भाग में हमने जो सुना वो औरों की असल जिंदगियों की कहानियां थी, पर अगले भाग में बात होगी आपके बारे में। से देखें तो उसे खाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या होता है? उसे बीच से काट कर उतने हिस्सों में बांटा जाए जितने लोग हों। अब बिल्कुल वैसे ही अपने कमाए पैसों के बारे में सोचिए। जितने खर्चे और काम हैं, अगर हम उन्हें भी ऐसे बांट लें तो उनका सही से हिसाब करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। पिछले भाग में लेखक ने अपने 3 दोस्तों के उदाहरण से हमें ये समझाया कि पैसों की बचत और उन्हें सही तरीके से खर्च करना दोनों ही बेहद जरूरी है। अब इस भाग में बात होगी कि कैसे आप इस तरकीब को अपने पैसों के लिए अपना सकते हैं। चलिए एक लिखित सूची बनाते हैं। सबसे पहले एक तरफ अपने खर्चे लिखें, यानी हर महीने का वो खर्च जो आपको करना ही है, जैसे घर का किराया या किश्त, बिजली, पानी, राशन, आना जाना और बाकी जरूरी किराए। ये लगभग ऐसे खर्च हैं जो आपके वेतन में से 50-60% हिस्सा खा जाते हैं। इनमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सबसे पहले अलग लिख लें। अब चलते हैं दूसरे खर्चे यानी आपके निवेश के पैसों की ओर। इनमें आपको वो पैसे रखने हैं जो आप पेंशन योजना, स्टॉक्स और शेयर्स में लगाते हैं। ये आपकी आमदनी से जाने वाला 10% हिस्सा है। अब वैसे तो ये आपके हाथ में है, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि इसे भी अलग ही रखा जाए। तीसरा है वो जिनके लिए आप काफी समय से पैसे बचाते आए हैं। इनमें ज्यादातर बड़े खर्चे होते हैं। कुछ लोग अपनी शादी या घर के लिए पैसे बचाते हैं, तो वहीं कुछ सालों से बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके साथ अगर आप अपने लिए या अपनों के लिए कुछ महंगा खरीदना चाहते हैं तो वो भी इसी खर्चे में आएगा। इन सब को मिलाकर आप अपने वेतन से 5 से 10% हिस्सा निकाल सकते हैं। आखिर में आता है लेखक और हम सबका पसंदीदा खर्चा, जो हम खुद के लिए करते हैं। इसी को इस्तेमाल करने के लिए हमें हमेशा संकोच करना पड़ता है। 10 बार सोचने के बाद भी कई लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेखक ने इसके लिए 20 से 35% का एक हिस्सा तय किया है, क्योंकि उनके हिसाब से खुद को जो करना अच्छा लगे उस काम को जरूर करना चाहिए। इस जोड़ घटाने को पहली बार करने वाले बड़े मायूस होते हैं। शायद ये समझ में आने लगता है कि वो अब तक सही से पैसे नहीं जोड़ पा रहे थे। कुछ को ये समस्या आती है कि उनके खर्चे सही नहीं बैठ रहे। ऐसे में लेखक मिसाल के तौर पर बताते हैं कि जॉन नाम का एक लड़का था जिसे अपने वजन में 15 किलो कम करने थे। उसे कहा गया कि इस काम में काफी मेहनत लगने वाली थी। जॉन भी बाकी नौजवानों की तरह एकदम तैयार होकर बोला कि वो 50% तक अपनी कैलोरीज को कम करके दिखाएगा और उसके लिए हफ्ते में 5 बार व्यायाम करेगा। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिसने सालों से एक बार भी व्यायाम नहीं किया था वो अचानक से 5 बार करने की बात कर रहा था। लेखक ने उसे ये बात समझाई, पर जॉन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जॉन 3 हफ्ते भी ठीक से व्यायाम नहीं कर पाया। लेखक का कहना बस इतना है कि जब भी कुछ नया करना हो तब बहुत ज्यादा परेशान ना हो। खुद पर इतना दबाव बनाना ठीक नहीं है। इससे आप अपने लक्ष्य से और भी दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे मगर रोज चलते रहिए। एक बात और है जो सिर्फ नौकरी करने वाले लोग समझ सकते हैं। जब आपकी आमदनी सालों साल एक जैसी होती है तब आपके खर्चे भी एक जैसे हो जाते हैं। न तो कुछ कम होता है न कुछ ज्यादा। ऐसे में पैसों को बढ़ाने का कोई तरीका नजर नहीं आता। इस पर लेखक सोचते हैं कि अपने बॉस से बात करके अपने वेतन को बढ़वाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब ये बोलने में जितना आसान लगता है उतना सच में है नहीं। कोई भी बॉस आपको ज्यादा पैसे देने से बचेगा, पर यहाँ काम आती है आपकी अपनी समझदारी। बात को कैसे कहा जाए, अपने काम का महत्व कैसे समझाया जाए। जैसे ही आप इन सवालों का जवाब ढूंढ लें, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेखक एक उपाय बताते हैं कि आपको अपने काम के लिए कुछ लक्ष्य तय कर लेने चाहिए। उनको अपने बॉस से भी साझा करिए। एक समय सीमा में उन्हें पूरा करिए और ये सब सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि हर उपलब्धि को लिखित में तैयार करके अपने बॉस को समय समय पर भेजते रहें। इससे आपके पास सबूत भी होगा और अपने काम का महत्व भी समझा पाएंगे।
कभी भी अपने बॉस से अपने खर्चे बताकर वेतन बढ़वाने की बात नहीं करनी चाहिए। इस बात को कहने का इससे ज्यादा गलत तरीका नहीं हो सकता। आपकी कंपनी आपके खर्चे चलाने के लिए आपको पैसे नहीं देती, इसलिए अपने काम को सामने रखकर बात करें। और अगर कभी ऐसा लगे कि आप एक जगह रुक गए हैं तो सबसे पहले वहां से नई जगह निकलने की कोशिश करिए। चौथे हफ्ते में आपके लिए जो काम तय किया गया है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपनी आय और उससे जुड़े खर्चे निकालने हैं। दूसरा, अपने खर्चों को सही से समझने की कोशिश करनी है। जो जरूरी ना लगे उसे एकदम हटा दें। इसके बाद अपनी तैयार की हुई योजना बनाएं, जिसके हिसाब से निवेश और बचत करना शुरू कर दें। तो इस भाग से हमने ये जाना कि कैसे अपने खर्चों पर अंकुश लगाने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। आपको लिखकर अपने हिसाब को सही रखना है ताकि आप पैसों के हवाले से निश्चिंत हो जाएं। आपको ये उपाय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जाना कि कैसे सही तरीके से खर्च करने की आदत आपको एक संतुष्ट और बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। आपको याद होगा कि लेखक ने कहा था कि आप सोते हुए भी अमीर बन सकते हैं। अब सुनने में बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन लेखक ने इस बात को इस भाग में साबित भी किया है। कैसे, आइए जानते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे आप एक छोटे से बच्चे को प्यार से देखते हैं, वैसे ही उन्हें अपने कंप्यूटर को देखकर प्यार आता है। अब आप सोचेंगे, एक बच्चे की तुलना कंप्यूटर से? ये अतिशयोक्ति इसलिए क्योंकि जिस तरह एक बच्चा माता पिता का भविष्य होता है, ठीक उसी तरह आपके सिस्टम की मदद से आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हम इंसान वैसे तो बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं, पर जब बात पैसे को सही तरीके से रखने की हो तो खुद के कंधों पर सारा बोझ लाद लेते हैं। लोगों के इस ख्याल से लेखक को परेशानी है। वो कहते हैं कि अगर महीने में 2 बार 4 घंटे लगाकर कोई काम किया जा सकता है तो उसे हर दिन अपना सरदर्द बनाने की क्या जरूरत है। और देखिए, मुझे तो बात बिल्कुल सही लग रही है, पर आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये काम आसान हो सकता है? इसका जवाब है स्वचालित पैसे का संचार, यानी ऑटोमेटिक मनी फ्लो। ये तरीका आपके लिए कितना सुविधाजनक हो सकता है ये आप अभी नहीं सोच सकते, पर एक बार जो इसे चुन ले, समझिए उसकी जिंदगी का ज्यादातर समय बच जाता है। अब मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं मिलता, पर अगर बात हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बीच चुनने की हो तो लेखक कम में ज्यादा को ही समझदारी मानते हैं। ये उपाय सुनने में जितना आसान है उतना ही करने में भी। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि 1 महीने में सिर्फ 90 मिनट देने से ही आपके पैसे निश्चित तौर पर अपनी सही जगह पहुंच सकते हैं और आप बिना कोई ज्यादा मेहनत के अमीर भी बन सकते हैं। इसके लिए पहले आपको एक योजना बनानी होगी। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। अब हमारे पिछले भाग में तय किए प्रतिशत के हिसाब से इसमें से 50 से 60% पैसों को महीने के जरूरी खर्च के लिए जमा करना है, 10% अपने स्टॉक्स और पेंशन खाते में जमा करना है और 5 से 10% को अपने बड़े और आपातकालीन खर्चों के लिए रखना है। इसके बाद बचे 20% को आप अपने बैंक के चालू खाते में रख सकते हैं। इस तरह से आपकी योजना तैयार हो गई है। अब बारी है इसको स्वचालित यानी ऑटोमेटिक तरीके से जमा करवाने की। लेखक अपनी एक दोस्त मिशेल का उदाहरण देते हैं। लेखक बताते हैं कि मिशेल भी इसी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम की मदद से अपने पैसों का ध्यान रखती है। मिशेल को महीने के अंत में वेतन मिलता है, जिसके मिलते ही उनकी कंपनी 5% पैसे काटकर उनके पेंशन खाते में जमा करती है और बाकी के पैसे उनके बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। अगले दिन से ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए पैसे अपने निर्धारित खाते में पहुंच जाते हैं। 5% उनके स्टॉक्स और आईएसए शेयर्स में चले जाते हैं, 1% जाता है उनकी शादी के लिए बने बचत खाते में, 2% घर के लिए, बाकी कुछ हिस्सा उनके महीने के खर्च के लिए अलग खाते में जमा हो जाता है। बचे हुए पैसों से वो अपनी मनपसंद चीजें खरीदती हैं और बाहर खाना खाने जाती हैं। उन्होंने एक ऐसा अलर्ट सिस्टम भी बना रखा है जिससे अगर कभी वो ज्यादा खर्चा करने लगे तो उन्हें ईमेल के जरिए पता चल जाए। अपने सभी खर्चों का हिसाब रहे, इसलिए वो सारे भुगतान क्रेडिट कार्ड की मदद से करती हैं और पूरा महीना वो निश्चिंत होकर गुजारती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित कर रखा है। मिशेल की ये समझदारी वाकई में सराहनीय है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस उदाहरण से जरूर सीखेंगे। कुछ लोग इस स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सिस्टम को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बागडोर उनके हाथ से निकल जाएगी, पर सच मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी चाहें तो सेवा को बंद कर सकते हैं या बदल भी सकते हैं। एक बार वो वक्त याद कीजिएगा जब आपने भी बचत करने में गलतियां की और आपको भारी नुकसान हुआ। इस उपाय से आप उन सभी की भरपाई कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा जवाब होता है, मुझे ये सब नहीं आता, जिसको लेखक समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं आना बुरी बात नहीं है, आप जब चाहें सीख सकते हैं और एक बार सीखने समझने के बाद आप आसानी से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जूलिया वैगनर नाम की एक 28 वर्षीय महिला ने लेखक की इस किताब पर अपने अनुभव को साझा किया है।
वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी शादी के खर्चों को लेकर कभी नहीं सोचा था, पर इस किताब को पढ़ने के बाद अब वो हर तरह से अपने खर्चों को ऐसे ही संभाल रही हैं और उन्हें मजा आने लगा है। एक सुनहरे कल के लिए वो आज से ही कोशिश में लग गई हैं। अपने ऊपर खर्च करना अब उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जूलिया की तरह अगर आपको भी ये सुझाव पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। अब तक हमने ऐसे बहुत सारे तरीके समझे जिनसे हम कम वक्त में बेहतर नतीजे पा सकते हैं। कहते हैं कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका, शायद इसीलिए आज में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल की चिंता हमें कहीं लेकर नहीं जा सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। अपने पैसों को लेकर थोड़ा सजग रहना और सही फैसले समय पर करना भी बहुत जरूरी है। इससे सिर्फ आपका कल ही नहीं बल्कि आज भी बेहतर हो जाता है। पिछले भाग में लेखक ने हमें स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सिस्टम से अवगत कराया। इस भाग में अपने खातों को आप कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहला काम होता है अपने सभी खातों को एक दूसरे से जोड़ने का, यानी आपस में लिंक करने का। इसलिए आपको अपने बैंक से बात करनी होगी, पर सबसे बड़ा सवाल है कि किस खाते को किससे जोड़ा जाए। लेखक के हिसाब से सबसे पहले अपने बैंक खातों के लिए ऑनलाइन सेवा लीजिए। इसके बाद अपने सभी खातों के नंबर, उनके URLs, लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक जगह सही से लिख लें। जब भी आप किसी खाते में लॉगिन करते हैं सबसे पहले कुछ विकल्प भी नजर आते हैं, जैसे लिंक अकाउंट्स, ट्रांसफर या सेटअप पेमेंट्स के नाम से जो विकल्प दिखाई दें उस पर क्लिक करिए। इसके बाद पहले अपने वेतन को पेंशन फंड से लिंक करिए ताकि महीने की शुरुआत में ही आपके पैसे पेंशन के लिए जमा हो जाएं। अब अपने चालू खाते को बचत खाते से जोड़िए। साथ ही चालू खाते को स्टॉक्स और ISA या अन्य निवेश खाते से भी लिंक करें। अब अपने चालू खाते के क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने सभी बिल्स को लिंक करें। कुछ ऐसे बिल भी होते हैं जिनको आप इस तरह से नहीं जमा कर सकते, उनको अपने चालू खाते से ही जोड़ दें ताकि समय समय पर पैसे अपने आप चुकता हो जाएं। तारीख पर तारीख वाला किस्सा आपके साथ ना हो, इसलिए कौन से दिन कौन सा पैसा किस खाते में जाएगा ये भी तय कर लें। सिस्टम पर ये सारी जानकारी देकर आप पूरे महीने आराम से रह सकते हैं। कई बार हमारे खर्चे हमारे वेतन मिलने से भी पहले आ जाते हैं। ऐसे में उनको कैसे संचालित करना है ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, पर इस मुश्किल का भी हल है। लेखक कहते हैं कि आप अपने सभी बिल्स को एक साथ लेकर बैठें और उनसे जुड़ी कंपनियों से बात करें। आप उनसे ये कह सकते हैं कि आपको उनकी तारीख बदलवानी है। सिर्फ 5 मिनट के इस काम को करने से आपकी आधे से ज्यादा चिंता दूर हो सकती है। शुरुआत में कुछ महीने थोड़ा सा समय लगेगा, पर एक बार आदत हो जाने पर आपको बहुत इत्मीनान मिलेगा। लेखक ने 3 उदाहरण से आपकी समस्या का समाधान किया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय यानी उदाहरण। अगर आपको महीने की आखिरी तारीख को पैसे मिलते हैं तो अगले दिन नए महीने की पहली तारीख को सबसे पहले पेंशन में पैसे जमा होने का आदेश दें। 5 तारीख को चालू खाते से बचत खाते में और स्टॉक्स में ऑटोमेटिक पैसे जमा करें। अब महीने की 7 तारीख को इसी तरीके से ऑटोमेटिक पैसे जमा करें अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, ताकि आपके बाकी बिल्स का भुगतान हो जाए। और ध्यान रहे कि अपने क्रेडिट कार्ड पर लिए उधार को भी साथ में चुकाते चलें। इस स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आपके पास ईमेल के द्वारा बैंक स्टेटमेंट भी आते रहेंगे, जिनको देखकर आप अपने पेंशन का हिसाब रख सकते हैं। कभी कोई तारीख आगे पीछे करनी हो तो उसके लिए सिस्टम पर जाकर नई तारीख भर दें। ये तो बात थी उनकी जिनको महीने में सिर्फ एक बार वेतन मिलता है, पर उनका क्या जिन्हें महीने में 2 बार पैसे मिलते हैं। उनके लिए पिछले उपाय को ही 2 भागों में बांटा जा सकता है। आधे खर्चे वो महीने के पहले 15 दिन कर लें और बाकी अगले 15 दिन। आज काम करने के 1000 तरीके हैं। कुछ लोग घर से बैठकर फ्रीलांसिंग के काम करते हैं। इसमें कोई बंधा हुआ वेतन नहीं होता। कभी एक महीने में बहुत पैसे आ सकते हैं और किसी महीने कोई काम ना मिले तो कोई पैसे नहीं बनते। ऐसे में अपने पैसों को 3 महीने के लिए एक निश्चित हिसाब करके उनको ऑटोमेटिक सिस्टम से जमा करें और जिस महीने पैसे ना हो उस वक्त जमा किए हुए पैसों से अपना खर्चा चलाएं। इस तरह की आमदनी वाले लोगों को थोड़ा अपने खर्चों को संभाल कर करना चाहिए। जिस महीने में ज्यादा पैसे मिलें उस महीने ज्यादा जमा कर लें ताकि बाकी महीने आराम से कट सके। इसके बाद आता है वो सवाल जो पूछना हम सब चाहते हैं पर पूछ नहीं पाते। आखिर जो पैसे इन सब के बाद बच जाएं उनका क्या करना चाहिए। इस पर लेखक झट से कहते हैं कि बाकी के पैसों को दिल खोल कर खर्च करें, क्योंकि आपने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है। तो अब जो बचा है उस पर सिर्फ आपका अधिकार है। इसके बाद आता है वो सवाल जो पूछना आपका अधिकार है। लेखक की माने तो इस स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के 3 फायदे हैं। पहला, आपके पैसे समय से अपनी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम इंसानों के हाथ में पैसे आते ही हम इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान होता है। दूसरा फायदा है कि आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। जैसे किसी भी तरह के बोनस या वेतन में इजाफा आपके खाते में पहुंचता है एक निर्धारित प्रतिशत के अनुसार, वैसे ही एक निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पैसा जमा होते रहना है। और अगर ऐसा होगा तो आपको कुछ अलग से सोचना नहीं पड़ेगा।
तीसरा कि आप एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने लगते हैं, क्योंकि अब आप अपने पैसों को लेकर परेशान नहीं रहते। जिस चीज का मन करता है उस पर पैसे खर्च करने में संकोच नहीं होता। इस तरह अब 5वें हफ्ते के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लेखक ने बताया है कि सबसे पहले अपने खातों की एक सूची बनाएं, उन्हें एक दूसरे से लिंक करें और फिर स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सेवा का लाभ उठाएं। ये भाग यहीं समाप्त होता है और अब मुलाकात होगी अगले भाग में। तो वित्तीय विशेषज्ञों की एक विशेष बात जानते हैं कि उनमें कोई विशेषता नहीं होती। बारे में एक विचित्र वाक्य सुनते हुए लेखक ने बताया है कि साल 2001 में फ्रेडरिक ब्रॉकेट नाम के एक शोधकर्ता ने एक सर्वे किया जिसका परिणाम आपको चौंका देगा। वाइन इंडस्ट्री में व्हाइट और रेड वाइन के बीच एक अंतर माना जाता है। फ्रेडरिक ने 57 वाइन विशेषज्ञों को दोनों तरह की वाइन को चखने के लिए आमंत्रित किया। सभी 57 विशेषज्ञ उनको पीकर दोनों की अलग अलग पहचान बताते गए। शोध के बाद ये पता चला कि दोनों ही वाइन एक ही तरह की थी, यानी दोनों ही व्हाइट वाइन थी, पर सभी 57 विशेषज्ञों ने उनकी अलग अलग पहचान का दावा किया। अब आप सोच सकते हैं कि जब विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स के ये हाल हैं, तो आप इन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। लेखक अमेरिका के लोगों की एक मानसिकता के बारे में कहते हैं कि जब भी वो किसी सूट बूट में तैयार लंबे चौड़े आदमी को देखते हैं तो बिना किसी संदेह उस पर भरोसा कर उसे एक विशेषज्ञ भी मान लेते हैं। इस वजह से उन्हें लगता है कि खुद से ज्यादा ऐसे विशेषज्ञों की बात और सलाह मानना ही ठीक होता है। वैसे ये आदत हम सबकी होती है। अपने पैसों की जहां बात हो वहां तो खुद के अलावा सबकी बुद्धि पर निर्भर हो जाते हैं हम सब। ये आदत हमें बचपन से है, पर इसको अगर हम थोड़ा अलग तरीके से समझें तो लेखक के हिसाब से हमसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ही कोई विशेषज्ञ आपके लिए ऐसा कोई रास्ता बना सकता है। अमीर बनने के लिए आपको सही निवेश और बचत की समझ बनानी होगी। फिर देखिए, आप खुद समय से पहले अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। लेखक की किताब में विशेषज्ञों पर इस टिप्पणी के बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें गलत कहा, पर फिर भी लेखक अपनी बात पर अडिग हैं कि कोई भी मार्केट के आज, कल और आने वाले कल को देखकर कुछ नहीं कह सकता। उन्हें बेहद निराशा है कि मीडिया भी ऐसे गुरुओं और ट्रेड पंडितों को अपने चैनल पर आकर इस तरह की भविष्यवाणियां करने देते हैं, जबकि उन लोगों के अनुमान ज्यादातर गलत होते हैं। इसके बावजूद न उन पर कोई कार्यवाही की जाती है और न ही चैनल वाले इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेखक एक बार फिर से दोहराते हैं कि जानकारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी फायदा कर सके। ज्यादा जानकारी भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अपने सालों के अनुभव से लेखक एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि मार्केट में निवेश कम अवधि के लिए नहीं, लंबे समय के लिए करना चाहिए, और सबसे अच्छा समय निवेश के लिए वही है जब मार्केट में गिरावट आई हो। उनके अनुसार निवेश अलग अलग कंपनियों में करना चाहिए। वो कहते हैं कि मार्केट के बारे में एक बात जान लीजिए, यहाँ टाइम मायने रखता है, टाइमिंग नहीं। एक उदाहरण से लेखक अपनी बात समझाते हैं कि अगर 2008 से 18 तक आपसे सबसे अच्छी स्टॉक कंपनी के बारे में पूछा जाए तो शायद आपका जवाब होगा गूगल, पर सही जवाब है डोमिनोज पिज्जा। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर 2008 में आप 75,000 रुपए गूगल की कंपनी में लगाते तो 10 साल बाद आपको 2,23,500 रुपए मिलते, पर वहीं अगर आप वो 75,000 रुपए डोमिनोज कंपनी में लगाते तो आपको 10 साल बाद 13,40,000 रुपए मिलते। मुश्किल बस एक है कि कोई भी इन चीजों का अनुमान नहीं लगा सकता। अब लेखक इन ट्रेड पंडितों के एक और अवगुण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इनमें अपनी गलती छुपाने और उसे ना मानने की भी आदत होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कंपनियां आपको निवेश के मामलों में सलाह देती हैं, वो भी इस मिली भगत में शामिल रहती हैं। डैनियल सोलिन की लिखी किताब द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक यूल एवर रीड में उन्होंने बताया है कि कैसे बड़ी कंपनियां स्टॉक रेटिंग्स देती हैं, फिर चाहे स्टॉक वाली कंपनियों का दिवाला ही क्यों ना निकलने वाला हो। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ एक 5 सितारा रेटिंग वाली कंपनी अगर बंद हो सकती हो तो उसमें निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। उस किताब में डैनियल ने यह भी बताया है कि 50 में से 47 विश्वसनीय स्टॉक सलाहकार कंपनियों ने अपने ग्राहकों को उन कंपनियों में पैसे लगाने की सलाह दी थी जो बंद हो रही थी, और 19 में से 12 कंपनियां उन कंपनियों के बंद होने के बाद तक भी 5 की रेटिंग देती नजर आ रही थी। इन ट्रेड पंडितों के बारे में अब आपका क्या विचार है? क्या इनकी सलाह आंख बंद करके मानी जा सकती है? शोधकर्ता क्रिस्टोफर ब्लेक और मैथ्यू मोरे ने बताया है कि कम रेटिंग पाने वाली कंपनियां तो अच्छी नहीं होती, पर 5 स्टार रेटिंग वाली भी हमेशा अच्छे नतीजे दें ये जरूरी नहीं। सर्वाइवरशिप बायस एक ऐसा जाल है जिसके चलते सिर्फ उन्हीं फंड्स के बारे में बताया जाता है जो बेहतर नतीजे दे रहे हों, लेकिन असल सूची से बाकी खराब प्रदर्शन करने वाले फंड्स को हटा दिया जाता है ताकि देखने वाले सिर्फ सफलता के बारे में जाने और कंपनी में निवेश के लिए तैयार हो जाएं। इन सभी उदाहरणों और सर्वेस के बारे में जानने के बाद किसी पर भी बिना सोचे समझे
कुछ रेटिंग्स के आधार पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए लेखक की माने तो अपनी मेहनत की पूंजी को यूं ही कहीं भी ना झोंक दे। वक्त के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है और इसीलिए खुद को अपडेट करते रहना बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस भाग से आपका नजरिया कुछ हद तक जरूर बदला होगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ अपने कुछ अनुभव साझा करेंगे तो हमें और खुशी होगी। अपने घर को संभालने वाले, अपने काम को संभालने वाले क्या अपने पैसे को नहीं संभाल सकते? लेखक इस बात को मानते ही नहीं है। वो है रमित सेठी की लिखी आई विल टीच यू टू बी रिच। दोस्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि विशेषज्ञों और रेटिंग देने वाली कंपनियों से बचकर रहना बेहद जरूरी है। ये चाशनी में लपेटकर आपको सच से अनजान रखते हैं। इस भाग में लेखक ने एक और ऐसी ही प्रजाति के बारे में बात की है जिन्हें हम वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर भी कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इन्हें अपने ग्राहक से ज्यादा अपने फायदे की चिंता रहती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके पैसे कितने सुरक्षित हाथों में हैं। कुछ सलाहकार आपको अच्छी सलाह देते हैं, पर ज्यादातर निवेश वाली कंपनियों से कमीशन लेकर अपना फायदा पहले देखते हैं और आपके पैसे बर्बाद करने के लिए बहानों का पिटारा तो तैयार होता ही है। इसके आगे अपने दोस्त जो की कहानी बताते हुए लेखक कहते हैं कि जो ने एक दिन उनसे बात करके अपने सलाहकार पर शक जाहिर किया। उनके शक की सारी बातें सही थीं। वो उन्हें चूना लगा रहा था, पर जो उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे और इसी वजह से लेखक ने उन्हें सुझाव दिया कि उनसे ईमेल के जरिए बातचीत करें। कुछ ऐसे शब्द वो सलाहकार इस्तेमाल करता था जिनको जानना आपके लिए भी जरूरी है, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और एन्युइटीज यानी कि वार्षिकियां। जो भी कोई इन पर जोर दे, समझ जाइए कि आप सही सलाहकार से बात नहीं कर रहे। जो कि सलाहकार उनसे भारी शुल्क भी अदा करवा रहे थे जिनसे उनको काफी बड़ा नुकसान हो रहा था। जो ने लेखक की सलाह मान ली और एक ईमेल पर उन्हें हटाने की बात कह डाली। जवाब में उस सलाहकार ने उन पर एक भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश की, पर इस बार जो ने भी उन्हें करारा जवाब देते हुए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अब से वो अपने पैसे से संबंधित सारे फैसले खुद करेंगे और उन्हें अब कोई सलाह मशवरा नहीं चाहिए। लेखक को खुशी है कि वक्त रहते उनके दोस्त ने एक सही कदम उठाया और बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेखक कहते हैं कि कई बार शुरुआत में आपको सलाहकार की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में FCA रजिस्टर्ड सलाहकार को ही चुनें और उनसे दो टूक बात करके ये जान लें कि वो सिर्फ शुल्क लेते हैं या कहीं से कमीशन भी। जहां बताने में आनाकानी हो या कमीशन का जिक्र आए, समझ जाइए कि यहां से सलाह कभी नहीं लेनी। लेखक अपना एक किस्सा बताते हैं जहां उनके एक दोस्त ने उनसे अपने वेल्थ मैनेजर से बात करने का आग्रह किया। लेखक मना करते रहे पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। थक हार कर वो राजी हो गए। जब उन्होंने उनसे संपर्क किया तो लेखक ऐसा दिखाते रहे कि वो पैसे और निवेश के बारे में कुछ नहीं जानते और समझते। उन्हें ये खेल खेलने में बड़ा मजा आने लगा और वो वेल्थ मैनेजर्स खुद को साबित करने में और लेखक की कम जानकारी का फायदा उठाने में लग गए। उन्होंने भी बाकी सलाहकारों की तरह मार्केट नहीं बल्कि लंबे समय तक के फायदों का लालच देकर उन्हें शीशे में उतारने की कोशिश की। लेखक ने मासूमियत से उनकी फीस पूछी, जिस पर उनकी आवाज में एक बदलाव महसूस हुआ। सोच समझकर बोले, सिर्फ 1%। अब 1% तो क्या ही फीस हो सकती है? यही आ रहा है ना आपके मन में? लेखक ने इस बात को समझाया है कि अगर आप ध्यान से सोचें तो ये 1% आपके पैसों में मिलने वाले आपके फायदे को लगभग 30% तक कम कर सकता है। अब समझे कितना नुकसान हम बिना समझे रोज करते हैं। फिर पैसे जोड़ने का हमारा सपना तो हमारी नासमझी की वजह से ही खतरे में पड़ जाता है। अब लेखक बताते हैं एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट के बारे में। एक्टिव मैनेजमेंट में बात होती है म्यूचुअल फंड्स की, जो मार्केट के साथ उठते गिरते रहते हैं, पर ज्यादातर सलाहकार आपको इसमें निवेश करने की सलाह देते हैं। जबकि पैसिव मैनेजमेंट में आते हैं इंडेक्स फंड्स, जैसे इंटरनेशनल फंड्स, हेल्थ केयर फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। कहने को जब मार्केट नीचे जाता है तब सभी तरह के फंड्स में भी उतनी ही गिरावट आती है, पर महंगाई कम होने के बाद ज्यादातर देखा गया है कि इंडेक्स फंड्स में 8% तक उछाल भी आया है। वैनगार्ड कंपनी के संस्थापक जॉन बोगल के अनुसार अगर आप और आपका कोई दोस्त दोनों ही पैसों का निवेश करें दो एक जैसे फंड्स में, बस दोनों की फीस में 2% का अंतर हो, तो ऐसे में 50 साल बाद एक को 63% का नुकसान हो सकता है। इससे हमें 1% और 2% जैसे शुल्क में अंतर से होने वाले नुकसान का पता चलता है। लेखक सलाहकारों में लोगों के विश्वास के कुछ अजीब कारण बताते हैं, जिनको सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। जैसे किसी के पिछले काम के बारे में सुनकर उनकी सलाह पर भरोसा करना। इस पर लेखक का मानना है कि आपको हमेशा उनके ग्राहकों से बात करके सच का पता लगाना चाहिए। कई बार लोग खुद से पैसे लगाने से डरते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर इस बात को समझना भी जरूरी है कि सलाहकारों को 1% का शुल्क देना भी आप पर काफी भारी पड़ सकता है। तो इस भाग में हमने लेखक के कुछ निजी अनुभवों को सुना
आगे के भाग में क्या होगा ये तो आप उन्हें सुनकर ही जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज का ये भाग कैसा लगा कमेंट से कुछ खास पहलुओं पर। जिस किताब की हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच और उसे लिखा है रमित सेठी ने। पिछले भाग में हमने सुना कि निवेश किसी सलाहकार या विशेषज्ञ के बताए अनुमान पर कभी नहीं करना चाहिए। लेखक इस तरीके के बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि धीरे धीरे हमें अपनी समझ के हिसाब से निवेश करना सीखना चाहिए। इस बात को बल देने के लिए उन्होंने कुछ और उपाय बताए हैं जिनसे आप अपने पैसों का ख्याल खुद रख सकते हैं। इस भाग में लेखक ये बताते हैं कि अपनी जरूरतों के हिसाब से आपको अपने पैसे लगाने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको खुद से पूछिए। मिसाल के तौर पर आपका लक्ष्य क्या है, उसे पूरा करने में कितने पैसों की जरूरत है, इस सब के लिए कितना समय लगेगा, क्या आप निवेश से संतुष्ट हैं। एक बार आप इन पहलुओं को सोच लें उसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है और निवेश बाएं हाथ का खेल। लेखक यहाँ जिक्र करते हैं ऑटोमेशन का, एक ऐसी तकनीक जिससे आप कम खर्च में अपने पैसों को किसी भी फंड में लगा सकते हैं और आपको अपने आप समय समय पर फायदा मिलता रहेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता और करोड़पति बिजनेसमैन जैसे कि वॉरेन बुफे भी ऑटोमेशन को ही फायदेमंद समझते हैं। ऑटोमेशन के दो बड़े फायदे बताते हुए लेखक कहते हैं कि एक तो इस उपाय में पैसे कम खर्च होते हैं और इसलिए जितना भी लाभ मिले वो आपको अमीर बनाने में सहायक होता है। दूसरा है कि ये सब ऑटोमेटिक होता है, यानी एक बार अपने पैसे कम खर्च वाली स्कीम में लगाकर आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। ये शायद सुनने में ज्यादा आकर्षक ना लगे पर आपके लिए फायदेमंद जरूर होता है, पर ये तरीका कभी कभी नुकसान भी करा सकता है। जैसे 2008 में मार्केट में आई भारी गिरावट के समय बहुत सारे लोगों ने डर के मारे अपने पैसे निकाल लिए, लेकिन असल परीक्षा तो ये ही है। कभी भी ऑटोमेटिक निवेश में अपने पैसे अचानक से ऐसे ना निकालें। मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए अपने पैसों के गिरने के बाद उनके बढ़ने का भी इंतजार करना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों की राय कुछ बातों में लेनी चाहिए, पर हर बात की जानकारी उन्हें हो ये जरूरी नहीं। लेखक कहते हैं कि कई बार आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको शेयर्स में निवेश करने से रोकते हैं। उनका आपके प्रति कोई बुरा भाव नहीं होता, पर उनके डर की वजह से खुद के फैसले बदलना भी ठीक बात नहीं है। ये समझें कि आपके पैसों को लंबे समय तक बढ़ाना है और समझदारी से उन्हें बचाना है। जब बाकी लोग मार्केट गिरने पर पैसे निकाल लें तब वही पैसे बनाने का सही समय होता है। इस बात को खुद लेखक भी मानते हैं, तभी तो वो एक बार भारी नुकसान उठाने के बाद भी हर महीने अपने पैसों को शेयर्स में लगाते रहे। एक टीवी कार्यक्रम में लेखक को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले कार्यक्रम संचालक ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि आपको तो अब काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, जिसे सुनकर लेखक को भी महसूस हुआ कि बात तो सही है। उन्होंने इतने पैसे कमाकर बचा लिए थे कि हर निवेश से उनके पास एक अच्छी खासी रकम आ जाती थी, जिसके चलते अब उन्हें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसे क्रॉसओवर पॉइंट भी कहते हैं। योर मनी योर लाइफ किताब के लेखकों विकी रॉबिन और जो डोमिनिगेज ने इस क्रॉसओवर पॉइंट को समझाते हुए कहा है कि ये वो पल है जब आपके निवेश से मिलने वाले पैसे आपकी असल तनख्वाह से ज्यादा होते हैं, यानी आपका पैसा आपको और पैसे कमा कर देता है। अब अगर इस क्रॉसओवर पॉइंट पर आकर आप काम ना करना चाहें तो आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। इसे आरई मतलब रिटायरिंग अर्ली या एफआई यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इसको भोग करने के दो तरीके हैं। पहला, जिसमें व्यक्ति एक साधारण जीवन चाहता है, इसलिए जितना आ रहा है उसमें और कोई बदलाव नहीं करता, इसे लीन फायर कहते हैं। दूसरा होता है फैट फायर। इसमें व्यक्ति की भूख और बढ़ जाती है, वो अपने जमा पैसे को दिन रात और बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है। लेखक कहते हैं कि फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरिंग अर्ली का सिद्धांत कम उम्र के लोगों को समझ नहीं आता, और जब तक समझ आता है तब तक शुरुआत करने का समय निकल चुका होता है। जो लोग भी पैसों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बचत करने पर ध्यान देते हैं। यहाँ ज्यादा बचत 10 या 20% नहीं 70% है। इसके लिए आप अपने महीने के खर्च कम कर सकते हैं। मान लीजिए यूके यानी इंग्लैंड के अनुसार अगर आप महीने में 3 लाख तक भी अपने खर्च को कम कर सकते हैं तो आपकी बचत बढ़ सकती है। इसके बाद आता है दूसरा विकल्प। इसके लिए आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको आपके वेतन में 30% तक का उछाल मिलता है और आप उसका सही निवेश कर लें तो आप जल्दी ही क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तीसरा और अंतिम विकल्प है कि आपको दोनों ही मिल जाएं, यानी आपके वेतन में भी उछाल आ जाए और आप ज्यादा बचत भी कर पाएं। ज्यादातर लोग इन विकल्पों पे ध्यान नहीं देते और एक ढर्रे पर चलते रहते हैं। इसके लिए आपको अपने नजरिए को थोड़ा बदलना होगा। इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कुछ और निवेश के सुरक्षित उपाय चर्चा कर रहे हैं रमित सेठी की लिखी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। अब तक हमने पैसों के निवेश के बारे में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है। पेंशन योजना के महत्व पर लेखक ने जोर दिया है, पर आज इस भाग में बात होगी कुछ और ऐसे निवेश से जुड़े तरीकों पर जिनमें जोखिम कम है और अच्छा फायदा है।
इन सबको मिलाकर आप एक अमीर इंसान बनने का अपना सपना आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब ज्यादातर विशेषज्ञों की माने तो स्टॉक से बेहतर कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी पैसे बढ़ जाते हैं और आप अमीर हो जाते हैं। पर लेखक इस बात को नकारते हैं। वो कहते हैं कि स्टॉक्स का खेल जोखिम के साथ ही खेला जा सकता है। हो सकता है कि मार्केट अच्छा हो तो स्टॉक्स फायदे में रहे, पर अगर मार्केट में मंदी आ जाए तो आपके स्टॉक्स के दाम को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसे में आपके लिए सही सलाह है एसेट एलोकेशन। नाम थोड़ा भारी है, पर इसको ऐसे समझिए कि सिर्फ एक तरह का निवेश सही नहीं होता है। इसलिए आपको अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाना चाहिए, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और टारगेट डेट फंड्स। 1986 में शोधकर्ता गैरी ब्रिंसन, रैंडोल्फ हुड और गिलबर्ट बी बावर ने एक ऐसा तथ्य सबके सामने रखा जिसके मुताबिक आपके 90% नफा नुकसान का आधार आपके एसेट एलोकेशन का नतीजा होता है। यानी आप जितनी अलग जगहों पर पैसे का निवेश करेंगे, आपके नुकसान का खतरा उतना ही कम हो जाएगा। इसके लिए दिमाग में एक पिरामिड की कल्पना कीजिए। उस त्रिकोण के आकार पर सबसे नीचे और बड़ा हिस्सा है आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश का। अब अगर सुविधा और फायदा देखा जाए तो सबसे अधिक फायदा स्टॉक से हो सकता है। मार्केट के साथ इनका मुनाफा भी तेजी से बढ़ता है, पर इनको समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। वहीं बॉन्ड्स काफी सुरक्षित होते हैं, पर उनको भी समझना और उन पर ध्यान देना कठिन है। कैश की बात करें तो ये वो खुले पैसे हैं जो कहीं भी नहीं लगे। इनको लोग जरूरत के लिए अलग खाते में रख देते हैं। ये बचत का नतीजा होते हैं, पर इन पर आपको कोई फायदा नहीं मिलता। इसके बाद पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आते हैं म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। ये दोनों ही समझने में स्टॉक से ज्यादा आसान है। इंडेक्स फंड्स में आपको शुल्क कम देना होता है, वहीं म्यूचुअल फंड्स में आपको शुल्क ज्यादा देना होता है। इन पर मिलने वाले फायदे लंबे समय तक के लिए होते हैं। अब आते हैं आखिरी और पिरामिड के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर। यह है टारगेट डेट फंड्स। इनको समझना सबसे आसान होता है। टारगेट डेट फंड्स कई सारे फंड्स को मिलाकर बनता है। इनमें जोखिम कम रहता है और लंबे समय तक अच्छे पैसे मिलते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है अपने पैसों को बढ़ाने का। लेखक का मानना है कि कम उम्र में लोग जोखिम उठा सकते हैं, इसलिए स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करना 20-30 साल की उम्र में सही है। इस उम्र में आप चाहें तो सिर्फ स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हैं, पर वहीं 40 के बाद 60 के आसपास की उम्र में अपने पैसों के साथ कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए। एसेट एलोकेशन की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। बॉन्ड्स और स्टॉक्स में पैसे साथ में लगाएं, ताकि अगर कभी स्टॉक से आपको नुकसान हो जाए तो बॉन्ड्स आपको डूबने न दें। ये अंतर इसलिए है क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट गिरा है तब बॉन्ड के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए ये एक तरह से खुद को बचाने का बढ़िया तरीका माना जा सकता है। अब समझिए, एक पाई चार्ट है आपके सामने जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स के हिस्से में विभाजित है। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है। ऐसे में पाई चार्ट में स्टॉक्स का हिस्सा 90% और बॉन्ड्स का हिस्सा 10% होना चाहिए, क्योंकि आपके पास काफी वक्त बाकी है। अब अगर आपकी उम्र 45 है तो भी इसी तरह से आप अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 55 है तो स्टॉक्स का हिस्सा 69% होना चाहिए और बॉन्ड्स 31%। लेकिन अगर आप 65 या उससे ऊपर के हैं तो स्टॉक्स 53% और बॉन्ड्स 47% होना चाहिए। अब स्टॉक्स और बॉन्ड्स में भी कुछ प्रकार हैं जिनको हमें समझ जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक से। इनमें आती हैं लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ और वैल्यू। वहीं बॉन्ड्स में होते हैं गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्युनिसिपल और इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। अब लार्ज कैप से मतलब है उन कंपनी के स्टॉक से जिनमें कुछ 10 बिलियन जीबीपी से भी ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी इंग्लैंड की करेंसी। यानी कंपनी के शेयर के दाम मार्केट में 10 बिलियन जीबीपी से ज्यादा होते हैं। इसके बाद आता है मिड कैप, जिसमें कंपनी के सभी शेयर्स के दाम मिलकर 1 बिलियन जीबीपी से 5 बिलियन जीबीपी के बीच होते हैं। और स्मॉल कैप में दाम 1 बिलियन जीबीपी से भी कम होते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से मतलब है उन कंपनियों का जो विदेश में निवेश करती हैं। ग्रोथ है वो स्टॉक्स जिनसे बाकी स्टॉक्स या मार्केट के मुकाबले मिलने वाला फायदा ज्यादा होता है। वैल्यू वाले स्टॉक्स ग्रोथ के एकदम विपरीत होते हैं। बॉन्ड्स की बात करें तो इनसे जुड़ी संस्था जैसे सरकार, कॉर्पोरेशन और लोकल विभाग के आधार पर इन्हें अलग नामों से जाना जाता है। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन पर महंगाई का असर नहीं होता, वो आपको वादे के अनुसार मुनाफा जरूर देते हैं। अब बारी है आपके छठे हफ्ते के लक्ष्यों को जानने की। सबसे पहले अपने निवेश के तरीके को समझें। उसके बाद अपने निवेश के अनुसार क्या तरीका अपनाना चाहते हैं वो तय कर लें। आखिर में अपने तय किए फंड्स को बिना देर किए खरीद लें। वैसे इस भाग से आपने क्या सीखा और आपकी निवेश योजना क्या रहने वाली है, हमें जरूर बताएं। लेखक की माने तो बचपन से ही उन्हें ज्यादा पढ़ाई और मेहनत की आदत डलवाई गई थी। हमेशा उन्हें ज्यादा नंबर लाने के लिए कहा जाता था, पर एक बात थी जो कभी बताई नहीं गई, वो थी कि आखिर इतनी मेहनत करनी ही क्यों थी। इस बात को अपनी जिंदगी के हर पहलू के साथ जोड़कर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पैसा भी कमाते हैं
तो आप उससे क्या चाहते हैं? आपका कोई एक लक्ष्य है या अनेक? और जब इसका जवाब मिल जाए तब उसी के अनुसार अपनी योजना बनाएं। अंधाधुंध किसी भी दौड़ में हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग पहले अपने पैसों का संचालन खुद करना शुरू करते हैं, जो एक अच्छा फैसला है। इसके बाद वो खुद में बदलाव लाते हैं ताकि बचत कर सके। चलिए, एक और अच्छी आदत है ये। पर इसके बाद वो बिना कुछ सोचे पागलों की तरह पैसे कमाने और बचाने में लग जाते हैं। यहीं से गलत आदत शुरू हो जाती है और ये आदत उन्हें जिंदगी से दूर और सिर्फ अंकों में जीने के लिए मजबूर कर देती है। अब तक के हर भाग को अगर आपने सुना है तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि लेखक ने हर बार जिंदगी को आसान बनाने के रास्ते बताए हैं ताकि आप खुलकर अपने मन की कर सकें और आपका समय भी पैसों के पीछे खराब ना हो। वो एक बार फिर कहते हैं कि कई बार कुछ बड़ा करने के चक्कर में हम वास्तविकता से काफी दूर आ जाते हैं। इस पर लेखक एक कहावत दोहराते हैं, टेकिंग इट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द स्ट्रीट, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अर्श से फर्श तक का सफर। इसके अनुसार हमें अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोड़कर छोटे और जरूरी लक्ष्यों पर बात करनी चाहिए। हर कोई अमीर बनना चाहता है, एक स्वतंत्रता का भाव चाहता है, पर हालातों को देखते हुए उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए? शायद टैक्सी से रोज आना जाना हो सकता है, या अपने दोस्त के साथ एक संडे का ट्रिप, जो भी आपको सबसे पहले प्रेरित करे। दूर की सोच आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा पाती और बीच में आप अपना आज भूल जाते हैं। इस पर डैनियल स्नो नाम के 38 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि उनके बस 2 पसंदीदा काम हैं जिन पर वो खुशी से खर्च कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने की इजाजत देती है। अब लेखक इस बात को हमारे लिए थोड़ा और आसान बनाते हुए कहते हैं कि अगर आपको 15 साल में ही फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरिंग अर्ली का मन हो तो आपको आज से निवेश और बचत को दोगुना करना पड़ेगा। समझिए कि जितना आप बचाएंगे और निवेश से जुड़ेंगे उतना ही जल्दी आपको फायदा भी मिलेगा। मान लीजिए एक पैसे बढ़ाने की जादुई मशीन है जिसमें अगर आप 1 रुपए डालते हैं तो वो आपको 5 रुपए वापस करती है। उसी तरह से आप जितनी रकम बढ़ाते रहेंगे मुनाफा भी उतना ही होता जाएगा। अब लेखक एक और नए शब्द के बारे में बताते हैं जिसे कहते हैं रीबैलेंसिंग, यानी एक बार आपने कुछ निवेश कर दिए उसके बाद आपको समय के साथ उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपना फायदा देखते रहना होगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो एसेट एलोकेशन करते हैं, पर वो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक नहीं होता। एसेट एलोकेशन में रीबैलेंसिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कोई स्टॉक ज्यादा फायदा कर रहा होता है तो वहीं दूसरा कुछ नुकसान। ऐसे में एक से पैसे हटाकर दूसरे में लगाना ही समझदारी है। इस तरह नफा नुकसान के बीच एक सामंजस्य बनाना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपके डोमेस्टिक शेयर्स 30% हैं, इंडेक्स फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15% हैं, स्टॉक्स 20% और अन्य कुछ शेयर 5% हैं। कुछ समय बाद आपके डोमेस्टिक शेयर्स में वृद्धि होती है और वो 45% हो जाते हैं। वैसे तो आपको अभी फायदा ही नजर आ रहा होगा, पर रीबैलेंसिंग करना इसलिए जरूरी है कि एक ही शेयर में इतने पैसे अचानक से नुकसान भी करवा सकते हैं। इसलिए इस खेल को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ ही खेलना चाहिए। अब तक जितनी भी बातें हुई हैं उनमें टैक्सेस यानी कर का जिक्र कहीं नहीं हुआ है, पर इस भाग में लेखक कर से जुड़ी 6 ऐसी धारणाओं के बारे में बताते हैं जो सही नहीं है। पहला है टैक्स रिफंड के बारे में। लोगों को ऐसा लगता है कि इससे वो सरकार को एक ब्याज मुक्त कर्जा दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर टैक्स रिफंड कम हो तो लोग उसे खर्च कर देते हैं और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दूसरी धारणा है कि यूके दुनिया में सबसे अधिक कर लेने वाला देश है, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। तीसरा ये कि लोगों को लगता है कि ज्यादा कमाने से ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, पर इसमें भी लगने वाला गणित अलग है। इसलिए आप जितना कमाते हैं उसके हिसाब से आपके मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट्स भी बढ़ते रहते हैं, पर सिर्फ टैक्स ब्रैकेट में ऊपर की तरफ आने वाले पैसों पर ही टैक्स को बढ़ाया जाता है, न कि आपके पूरे पैसों पर। चौथा है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके टैक्स की राशि कहाँ जाती है। वो ये मान लेते हैं कि सारे पैसे विदेशी मदद में लगाए जाते हैं, जबकि आपके टैक्स से सिर्फ 1% विदेशी मदद में लगाया जाता है। पांचवा है कि बड़े और अमीर लोग हर टैक्स से बच जाते हैं, जबकि ये कुछ हद तक ठीक है, पर पूरी तरह नहीं। उन्हें भी कुछ टैक्स जमा करने पड़ते हैं जिनसे वो भी नहीं बच सकते। छठी और अंतिम धारणा है कि लोग टैक्सेस को गलत समझते हैं और उनके लिए इन टैक्सेस का कोई काम नहीं है, पर ये वो धारणा है जिसको बदलने के लिए लेखक मेहनत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती, इसलिए इन्हें खुद से दूर रखने में ही भलाई है। देखिए, अगर आप टैक्स कम देना चाहते हैं और बचत भी करना चाहते हैं तो पेंशन और आईएसए जैसी योजनाओं में निवेश करिए, क्योंकि इनमें आपको टैक्स की बलि नहीं चढ़ना पड़ेगा। एक बढ़िया उपाय है कि आप अपने से 5 या 10 साल बड़े लोगों से जानिए कि उन्हें अपने निवेश में कहाँ कमी लगती है। ज्यादातर आपको 3 ही जवाब मिलेंगे। पहला होगा इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति के लिए फंड्स की कमी, दूसरा बीमा यानी इंश्योरेंस और तीसरा बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे। जरूरी नहीं है कि आप खुद की गलतियों से ही सीखें, कई बार औरों को देखकर भी कदम संभाल लेने चाहिए।
इसलिए अपने आने वाले 10 सालों की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। इस भाग में हमने टैक्स यानी कर और रीबैलेंसिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपके मन में उठ रहे कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिले होंगे। अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलिए और सुनते रमित सेठी की लिखी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। इंसान की अपनी जिंदगी उसके सामने एक बहुत बड़ा सबक होती है, पर जरूरत है उस नजर और नजरिए की। लेखक ने अपनी शादी से पहले अपनी प्रेमिका और बाद में बनी पत्नी से कुछ बातें पहले ही कर ली थी, जिसका मकसद सिर्फ पारदर्शिता और एक दूसरे को समझना था। उनकी पत्नी कैस ने भी सभी महत्वपूर्ण विषयों पर न सिर्फ उनके विचार सुने बल्कि अपनी भी राय बेहिचक उनके सामने रखी। उनके इस गुण का सम्मान लेखक हमेशा करते हैं। जब आप किसी रिश्ते में बंधने जाते हैं तो लेखक को लगता है कि उसमें अपने भविष्य की थोड़ी बहुत योजनाएं होनी चाहिए। आप जिंदगी कैसे और क्या करके बिताना चाहते हैं ये आपका फैसला होना चाहिए। अमीर लोग रातों रात अमीर नहीं बनते, उसमें होती है उनकी सालों की मेहनत और तैयारी। प्यार सिर्फ एक ही रिश्ते में नहीं होता, हमारे माता पिता, परिवार और दोस्त भी उसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके साथ भी पैसों पर बातचीत होनी चाहिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र पर भारी स्टूडेंट लोन होता है, जिसको चुकाने में उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है। एक सवाल जो लेखक से बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि अपने इस लोन को चुकाने के लिए क्या पहले इस पर पैसे खर्च करने चाहिए या फिर उनका निवेश पहले जरूरी है। इस बार लेखक 3 विकल्प बताते हैं। पहला, आप सबसे कम ब्याज दर पर अपना लोन चुका सकते हैं और बाकी के पैसे अच्छी स्कीम में लगा सकते हैं। दूसरा ये कि आप पहले अपना कर्ज चुका दें और फिर पैसों के निवेश के बारे में सोचें। और तीसरा और आखिरी विकल्प है कि आप दोनों को 50% महत्व देते हुए साथ में ही चलाएं। अब इनमें से पहले को सिर्फ तभी छुएं जब कर्ज पर लग रहा ब्याज दर बहुत ही कम हो। ऐसे में पूरा पैसा चुकाने में ही भलाई है। वहीं अगर ऐसा ना हो तो तीसरा विकल्प सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको फायदा भी होगा और आप कर्ज मुक्त भी होते रहेंगे। आपके शुभचिंतकों की इस दुनिया में बिल्कुल कमी नहीं है। इस बात को कहने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि लोग आपको पैसों पर सलाह देने में पीछे नहीं रहते। दिक्कत इस परवाह से नहीं है, समस्या ये है कि जिन्हें खुद पैसों के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो उनकी दी सलाह को कैसे टाला जाए। इस पर लेखक ने अपने दोस्त का एक किस्सा सुनाया है जिसने उन्हें भी एक ऐसी ही राय दे डाली। सब चुप थे पर लेखक बहुत कुछ कहना चाहते थे। दोस्त की भावनाओं का सम्मान करते हुए बस शुक्रिया कहकर ही वो रह गए। इससे ये सीखा जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति में बस मुस्कुराकर बात को टाल देना चाहिए, उससे खुद को विचलित नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए आप खुद एक अच्छा उदाहरण बनकर अपने दोस्त को बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब आते हैं अपने माता पिता से जुड़े पहलू पर। अपने माता पिता को बुजुर्ग होते देख अक्सर हम उनकी परेशानियों को भांपने लगते हैं। कई बार उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, पर माता पिता अपने दुख हमसे छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसे में उनके बच्चे होने का फर्ज अदा करने के लिए हम या तो उनसे साफ बात कर सकते हैं, जिसको करने में उनकी दिलचस्पी शायद ही हो। अब उनके आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए एक और तरीका है जो अपनाया जा सकता है। उनके साथ उनके पैसों के निवेश, उनमें लग रहे शुल्क, ब्याज दर आदि की जानकारी लें। उन्हें अपने किस्से साझा करते हुए हल्की फुल्की सलाह दें। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। इससे आपके बीच एक मजबूत संबंध भी तैयार होगा और आप उनकी मदद भी कर पाएंगे। आर्थिक संकट अगर बड़ा हो तो उनकी पैसों से मदद करने की कोशिश करें। जीवन में एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने परिवार से दूर होते जाते हैं। आपके पैसों की जानकारी आपके सिवा किसी को नहीं होती। ऐसे में माता पिता की चिंता दूर करने के लिए उन्हें कैसे आश्वस्त किया जा सकता है, इस पर लेखक अपना अनुभव बताते हैं। एक बार उन्हें अपने माता पिता को पैसों का हिसाब समझाने की जरूरत महसूस हुई। वो उनकी आंखों में बढ़ते सवालों को समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने मन बना लिया कि वो उन्हें सब कुछ बता देंगे। उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन कर उसकी राय मांगी। तब दोस्त ने लेखक से कहा कि अपने परिवार से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। लेखक के माता पिता उनके हर एक रुपए का हिसाब नहीं जानना चाहते थे, बस वो कैसे क्या करते हैं सिर्फ इतना ही उनके लिए जानना जरूरी था। अपने दोस्त की सलाह को मानकर लेखक ने उन लोगों से अपने निवेश और अन्य योजनाओं के बारे में बात की और परिणाम बहुत सुखद था। लेखक कहते हैं कि अपने दोस्तों, परिजनों और अपने जीवन साथी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, पर हर किसी को सब कुछ बताना भी ठीक नहीं है। इससे आपके लिए खतरा बन सकता है और आप में एक अहंकार भी दिखाई दे सकता है। अपनी उपलब्धियों को सिर्फ करीबी लोगों से ही साझा करें। यहाँ पर बात आती है आपके जीवन साथी की, तो कुछ बातें स्पष्ट कर लें। अपने आने वाले कल की योजना में शुरू से ही दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए। इसके लिए दोनों की हिस्सेदारी बेहद जरूरी है। कुछ सरल सवाल हैं जिनको पूछकर एक बेहतर समझ बनाई जा सकती है, इसलिए प्रश्न जरूर करें। अपनी पत्नी से पहली बार जब लेखक ने पैसों की चर्चा की
तब उन्होंने 6 ऐसी बातें थीं जो आपस में साझा की। पहली, अपने खातों की जानकारी। दूसरी, अपने उधार और उन पर लग रहे ब्याज दर की। तीसरी, अपने महीने के खर्च। चौथी, अपनी पूरी आय। पांचवी, जो उधार उन्होंने किसी को दिया था। और छठी बात, अपने आगे का लक्ष्य। एक बार आप अपने जीवन साथी से इन मुद्दों पर बात कर लें तो पैसे से जुड़ी आप दोनों की समस्याएं सुलझ सकती हैं। इस भाग में रिश्तों और पैसों के बीच एक सामंजस्य बनाने की बात पर जोर दिया गया है। उम्मीद है कि इस भाग से आपने बहुत बड़ा सबक लिया होगा। हर किसी की जिंदगी में पैसों और प्यार की एक महत्वपूर्ण लेकिन अलग जगह है। दोनों को संभाल कर चलने से ही जिंदगी पटरी पर रहती है। इसी विचार के साथ ये भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको एक अच्छा शेफ आपको अपने हाथ का बना खाना जरूर खिला सकता है, पर अपनी रेसिपी किसी के साथ भी साझा नहीं करता। पर लेखक ने अपने अनुभव, विचार और सलाह सब कुछ बखूबी आपके साथ बांटे हैं। याद रखिए कि इस अंतिम भाग से आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। पिछले भाग में हमने लेखक के कुछ निजी अनुभव सुने। अब इस भाग में उन्होंने बताया है कि कैसे कुछ शिकायतें उन तक पहुंचती हैं, जिनसे आप भी वाकिफ होंगे। कुछ महिलाएं अपने पतियों के खर्च करने की आदत से परेशान रहती हैं। इस पर लेखक का एक सुझाव है कि अपने जीवन साथी को कम खर्च करने की सलाह देकर कोई फायदा नहीं है। इसको कहने का एक और तरीका है, अपने सभी खर्चों को उनके साथ बैठकर समझें और बातों ही बातों में उन्हें उनकी गलती समझाएं। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि दो अलग लोगों की सोच एक जैसी हो सकती है, इसलिए अपने विचारों को सही से समझाना भी एक कला है। कुछ घरों में एक व्यक्ति ज्यादा कमाता है और दूसरा थोड़ा कम कमाता है। अब यहाँ खर्चे बांटने में क्या गणित लगनी चाहिए? आप कहेंगे 50-50 यानी 50-50%। लेकिन क्या ये सही है? जो कम कमाता है उस पर ज्यादा दबाव बनने का खतरा है, इसलिए कुछ खर्चों को बांट लें ताकि दोनों अपने हिस्से का बोझ उठा सकें। बस हर 6 या 12 महीने में एक बार अपनी बनाई इस व्यवस्था को दोहरा लें ताकि कोई भी परेशानी ना हो पाए। अपनी शादी से पहले लेखक ने एक प्री नप्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की थी, जिसे सुनकर उनकी पत्नी को थोड़ा अजीब लगा था। वो बताते हैं कि उनका इसके पीछे कोई और मकसद नहीं था, बस जिस पैसे को उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया था उसे वो खोना नहीं चाहते थे। इसका ये भी मतलब नहीं था कि वो अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करते थे या उन्हें धोखा देने का कोई इरादा था। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अगर वो कभी अलग भी हो जाते हैं तो एक दूसरे के पैसों पर उनका कोई अधिकार नहीं रहता। बात बहुत पेचीदा है, इसलिए इसे कहने में बहुत गंभीरता और समझदारी दिखानी चाहिए। लेखक ने सबसे पहले अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी। वो बस अपनी सालों की मेहनत को सहेज कर रखना चाहते थे। उनकी पत्नी ने सब कुछ समझकर बस एक बात की शिकायत की कि लेखक ने उन्हें कभी अपने पैसों के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, जबकि वो अपने हर फैसले के बारे में लेखक से ही परामर्श लेती थी। लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मनमुटाव होना स्वाभाविक है, पर इससे आपके पैसों पर असर ना हो ये देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया है कि कई लोग उनकी कही बातों से प्रेरित होकर अपने खर्चों को समझने लगे हैं। एक ऐसी ही महिला से मिलकर उन्हें पता चला कि उसने अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे, पर जब लेखक ने उसके अनुभव को कैमरा पर रिकॉर्ड करने का आग्रह किया तो उसने मना कर दिया। वजह ये थी कि उसकी शादी तय नहीं हुई थी, पर इस खर्चे को सोचकर उसने पहले से ही बचत शुरू कर दी थी। ये सुनकर लेखक और प्रभावित हुए। उनके हिसाब से ये ही सही सोच है। जिन खर्चों के बारे में हम जानते हैं उनके लिए तैयारी करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि ये तो समझदारी की निशानी है। लेखक बताते हैं कि अपनी बहनों की शादी में जितनी खुशी उन्हें महसूस हुई उतना ही खर्चा देखकर चिंता भी हुई। जरूरी नहीं कि शादी सामान्य तरीके से हो। कुछ लोग अपनी शादी वाले दिन को बहुत खास बनाना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, पर फिर उसकी तैयारी भी पहले से होनी चाहिए। लेखक का अपना मानना है कि शादी अगर एक साधारण तरीके से की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आखिर एक दिन के लिए आप कितने पैसे बचाते हैं और उनको एक झटके में खर्च कर देते हैं। लेखक की इस बात में दम है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और क्या नतीजा निकला ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब शादी के बाद आता है आपका करियर यानी नौकरी से जुड़ी बात। इस पर लेखक ने एक सुझाव दिया है कि किसी भी नई जगह इन 5 बातों का ध्यान रखें। पहली, कभी भी किसी से अपनी पुरानी तनख्वाह ना बताएं। दूसरी, पहले पैसों पर बात ना करें, कंपनी को सोचने दें। अगर कहीं कोई और नौकरी हो और वो इससे कम पैसे दे रही हो तो उसका नाम न लें। तीसरी, कभी भी जो वेतन देने की बात हो अगर उसे बढ़वाना हो तो बात को थोड़ा घुमा फिरा कर करें। कोई हाँ या ना में जवाब ना देने की कोशिश करें। और आखिरी, कभी भी झूठ का सहारा ना लें, उससे आपको ही नुकसान होता है। हम सब एक अच्छा घर, बड़ी गाड़ी और पैसे खर्च करने की आजादी चाहते हैं, इसलिए कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ ऐसे बड़े खर्चे कर देते हैं जिनसे हमें ही नुकसान होता है। जो पैसे एक बार गए वो दोबारा वापस नहीं आएंगे, इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने से पहले एक सही जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। लेखक ने कार खरीदने की बात पर बताया है
कि कभी भी सेल्समैन की बातों को सुनकर बड़ा फैसला ना लें। जो कार खरीदनी है उसकी डाउन पेमेंट, बीमा, इंजन की हालत, रीसेल के दाम, सब कुछ अच्छे से देख समझ कर ही पैसे लगाएं। कार ऐसी लें जो आपको 10 साल तक बदलने की जरूरत ना पड़े। और कार लेना ही सब कुछ नहीं है, अपने पैसे बर्बाद ना हो इसलिए समय समय पर कार की सर्विसिंग भी कराते रहें। आखिर बड़े खर्चे रोज नहीं किए जा सकते, है ना? वही घर लेने का सपना पूरा करने के लिए अपने क्रेडिट स्कोर पर नजर रखें और जितना हो सके उतना पैसे बचाएं ताकि उन्हें जमा करके आप लोन से मुक्त हो जाएं। जब आप अपनी जिंदगी के खर्चे सही कर लेते हैं तो आप दूसरों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। अपनी बचत के रास्ते में अपने बहानों और सोच के दायरों को ना आने दें, इससे आपका ही नुकसान है। आज में जिए और आज से ही अपने अमीर बनने के सपने के लिए मेहनत करें। जितनी भी बताई गई तरकीबें हैं उनको धीरे धीरे ही सही अपने जीवन में लागू करें और कुछ समय बाद आप खुद को एक बेहतर जिंदगी जीता पाएंगे। इस किताब पर चर्चा आपको क्या सीख देकर गई और इससे आप कितना कुछ बदल सकते हैं, हमें जरूर बताएं। साथ ही आपका कोई भी फीडबैक है तो वो भी हमारे साथ साझा